जुगल किशोर खुद को चूहेदानी में फंसा महसूस कर रहा था। चूहेदान में रहता है तो दम घुटता है, बाहर निकलता है तो घात में बिल्ली बैठी है, उसे पंजों में दबोचने को तैयार है। खुद को वो ऐसे चूहे की भांति महसूस कर रहा था, न भीतर बचा और न बाहर। नंदराम सिंघाड़ा ने उसे बुरी तरह फंसा दिया था। सिंघाड़ा के किसी ठिकाने को तबाह करेगा तो भारी नुकसान की वजह से सिंघाड़ा आपे से बाहर हो जाएगा, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। सिंघाड़ा ने खुद ही तो भेजा था उसे लखेरा की सेवा करने। ऐसे में लखेरा की बात उसे पहले माननी थी। लखेरा का जो भी हो, उसे निशाना लगाना ही पड़ेगा। जुगल किशोर खुद को बुरी तरह फंसा महसूस कर रहा था। जरा सा चूका नहीं कि उसकी जिंदगी का खेल खत्म। अब दुधारी तलवार के बीच फंसा हुआ था। नंदराम सिंघाड़ा के इशारे पर नहीं चलता तो सिंघाड़ा गठिया के हाथों मरेगा, और अगर लखेरा से सिंघाड़ा के काम की बात मालूम करके यहाँ से खिसकता है तो लखेरा उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, यानी कि हर सूरत में वो मरा ही मरा। स्पष्ट था कि हर हाल में उसे इस शहर से भाग निकलना होगा, और इस तरह नहीं निकल सकेगा। जोत सिंह गठिया के आदमी उसे भूखे कुत्तों की भांति तलाश कर रहे हैं। उधर उधर नंदराम सिंघाड़ा उसे काम सौंप कर आंखें बंद करके तो बैठा नहीं होगा। इस बात के प्रति वह सतर्क होगा कि उसे धोखा देकर शहर से भागने की चेष्टा न करे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सिंघाड़ा ने अवश्य ऐसा कोई इंतजाम किया होगा कि उस पर नजर रखी जा सके। जुगल किशोर खुद को बुरी तरह फंसा महसूस कर रहा था। इस वक्त हवा के संग चलना उसकी मजबूरी थी। मौकों से तलाश करना था कि इन दादाओं की आपसी जंग में मुनासिब वक्त मिलते ही शहर से ऐसा भागे कि 10 शहर दूर जाकर ही चैन की सांस ले, और जब तक मौका नहीं मिलता तब तक इन दादाओं के इशारे पर सिर हिलाना उसकी मजबूरी थी। आज रात नंदराम सिंघाड़ा के किसी खास ठिकाने को तबाह करने के लिए लखेरा ने कहा था। नंदराम सिंघाड़ा, जोत सिंह गठिया और भीम सिंह लखेरा, इन तीनों में से कोई भी उसकी मौत का जिम्मेदार हो सकता था। वह जानता था ज्यादा देर इन दादाओं के बीच खिलौने की बातें लुढ़कता रहा तो कभी किसी का भी पंजा उसकी गर्दन को उखाड़ कर अलग फेंक सकता था। नंदराम सिंघाड़ा ने सख्त निगाहों के सामने खड़े जोत सिंह गठिया को देखा। असफलता ने गठिया के चेहरे को और भी खतरनाक बना दिया था। तुम, सिंघाड़ा ने दांत पीच कर कहा, सिर्फ एक जुगल किशोर को मारने के लिए मेरे कितने आदमी मौत के मुंह में भेजोगे? 3 पहले मरे, 4 आज मर गए। ये सिलसिला कब तक चलेगा गठिया? जी, मैं कोशिश करूंगा कि सिंघाड़ा के सारे आदमी को जुगल किशोर को खत्म करने के चक्कर में जल्दी खत्म करवा दो। नंदराम सिंघाड़ा के होंठों से सुलगता स्वर निकला। जोत सिंह गठिया कुछ नहीं कह सका। ऐसे ऐसे घटिया आदमी तुमने भर्ती कर रखे हैं कि शिकार सामने होने पर भी निशाना ठीक से नहीं लगा पाते। भागना चाहें तो भाग नहीं सकते, कार उलट जाती है। ये सब बार बार होता रहा तो पुलिस को मजबूरन हमारे काम में दखल देना होगा। मत भूलो, पुलिस को हम कुछ देर के लिए दूर रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। सिंघाड़ा के जबड़े कसे हुए थे। मैं कोशिश करूंगा कि अगला बार आखिरी साबित हो। गठिया ने दांत बीच कर कहा। दो पल तक उनके बीच चुप्पी को व्याप्त रही, और तो वह हरामी जुगल किशोर लखेरा के यहाँ पनाह लेकर हमारे खिलाफ काम भी करने लगा है। सुनो, मैं आए के तट पर उस रात हमारा माल लूट गया तो साथ में वो जुगल भी था। आपके स्मगलिंग के कामों में मेरा कभी वास्ता नहीं रहा। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ कौन कौन था। नंदराम सिंघाड़ा मन ही मन शांत था कि जुगल किशोर लखेरा के यहाँ अपनी जगह बनाता जा रहा है। जुगल समझदार है, जल्दी ये बात जान लेगा कि उसे कौन सा आदमी लखेरा तक खबर पहुंचा रहा है। उसके बाद जुगल किशोर ने सीधा उसके सामने ही पहुंचना था। बगल में चूरी के रूम में बैठे हुए उस भेदी को खत्म करने के बाद लखेरा को सबक सिखाएगा, और उसे टक्कर ले पाना आसान नहीं है। सिंघाड़ा साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो स्मगलिंग के कामों पर नज़र रखनी शुरू कर दूं, जोत सिंह गठिया ने कहा। आपकी अधिकतर परेशानियां मैं अपने सिर पर ले लूँगा। सिंघाड़ा ने सोचने वाले अंदाज में सिर हिलाया। ये बात मैं कई बार सोच चुका हूँ, लेकिन कुछ देर ठहरो। ये मामला नहीं सुलझता तो तेरे को भी इस काम में ले लूँगा। कहते हुए सिंघाड़ा ने होंठ पीसते चले गए। कैसा मामला? नंदराम सिंघाड़ा ने जोत सिंह गठिया पर निगाह डाली। कुछ देर ठहरो गठिया, अभी वक्त नहीं है कुछ भी बताने का, सिंघाड़ा ने गंभीर स्वर में कहा। गठिया ने इस बारे में आगे कुछ नहीं पूछा। गठिया, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। 2 दिन बाद तट पर माल आने वाला है, पेमेंट देनी है।
लेकिन अब मेरा काफ़ी नुकसान कर रहा है। हाथ तंग सा हो रहा है। सट्टे में जो बड़ी बड़ी पेमेंट आनी है ये जानी है वो जल्दी करो। कल मेरे सामने सब पेमेंट इकट्ठी करके ले जाना, नहीं तो भारी दिक्कत आ जाएगी। मैं कोशिश करूँगी सारी पेमेंट इकट्ठी कर सकूँ। कलेक्टर को आज ही दौड़ा देता हूँ। जाओ जल्दी ये काम करो। जोत सिंह गठिया जाने लगा तो सिंघाड़ा ने टोका, जुगल किशोर के मामले में अपना हाथ खींच लो। मैं समझा नहीं गठिया के आगे से उड़े। मैं नहीं चाहता कि जुगल किशोर के मामले में मुझे आदमियों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। मेरे स्मगलिंग के माल पर हाथ फेर कर लकेरा पहले ही मुझ पर बहुत नुकसान पहुंचा चुका है। नंदराम सिंघाड़ा ने कश लेकर स्थिर लहजे में कहा, जुगल किशोर का मामला मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम जुगल की तरफ से आंखें बंद कर लो। जुगल किशोर अगर आसानी से नजर आ जाए, अपने आदमियों के जाने का खतरा ना हो, तो उसे शूट कर दिया जाए। सिर्फ इस बात का ध्यान रखा जाए कि जुगल किशोर जब लखेरा के आदमियों के साथ हो तो उस पर हमला ना किया जाए। इधर मैं देखता हूँ जुगल किशोर को कैसे खत्म किया जा सकता है। जुगल किशोर ने हमारे माल में हेरा फेरी की है, ऐसे में उसे सजा देनी जरूरी है, नहीं तो हमारा हर आदमी हेरा फेरी करके लखेरे की पनाह पहुंच जाया करेगा। जोत सिंह गठिया चला गया। नंदराम सिंघाड़ा को तसल्ली थी कि उसका खेल ठीक चल रहा है। जुगल उसके लिए फील्ड में है। जुगल किशोर के दिल दिमाग में नंदराम सिंघाड़ा के प्रति क्रोध तो था ही। भीम सिंह लखेरा के कहने पर तबाह करने के लिए जुगल ने सिंघाड़ा का वह सट्टे का ठिकाना चुना जब भंडारी बैठता था। सट्टे से सिंघाड़ा को रोजाना मोटी रकम पैदा होती थी। जुगल किशोर चाहता तो सिंघाड़ा के किसी हर के ठिकाने को भी तबाह कर सकता था, लेकिन मन में सिंघाड़ा के प्रति खुंदक की वजह से उसने भंडारी वाले ठिकाने को निशाना बनाने की सोची। बाद में नंदराम सिंघाड़ा उसके सामने अपनी मजबूरी जाहिर कर देगा कि लखेरा के कहने पर ऐसा करना पड़ा, क्योंकि भीम सिंह लखेरा पर अपना विश्वास जमाना जरूरी था। रात को 12 बजे के बाद जुगल किशोर तैयार होकर रात को 12 बजे के बाद जो रात को 12 बजे के बाद जुगल किशोर तैयार होकर सिंघाड़ा के ठिकाने को तबाह करने निकला। उसके पास 2 भरे हुए रिवॉल्वर, फालतू राउंड और जूतों में छिपा रखा लंबे फल और तेज धार वाला चाकू था। गन को हाथ में लेने उसने जरूरत नहीं समझी थी, क्योंकि वह जानता था कि सट्टे के उस ठिकाने पर सिंघाड़ा के खास आदमी मौजूद नहीं होते। कठिनता से 8-10 आदमी होते हैं जिनका मुख्य काम भंडारी वाले केबिन में अगर कहीं कैश मौजूद है तो उसकी रखवाली करना होता है। जुगल किशोर के साथ चार कारें थी, पांचवी उसकी। पांचों कारों में कुल मिलाकर 20 से 25 तक आदमी थे, हर कोई एक से एक खतरनाक और जानलेवा हथियारों से लैस। लखेरे ने चुनकर अपने आदमी उसके साथ भेजे। गहरी रात गहरी रात के इस वक्त शहर शांत था। जुगल किशोर के इशारे पर गली के बाहर की सारी कारें रुक गई। सब बाहर निकले। उन सब के चेहरे और हथियारों को देखकर वैसे ही डर लग रहा था। जुगल किशोर का चेहरा सपाट था, आंखों में क्रोध था, होंठ बिछे हुए थे। सिंघाड़ा के इशारे पर काम कर रहा जुगल किशोर सिंघाड़ा को भी एक झटका दे देना चाहता था। ये एक तरह जुगल का बदला ही था, इस बात के प्रति कि सिंघाड़ा ने अपने चक्रव्यूह में फंसाकर मौत के मुंह में धकेल कर उसे कहीं का नहीं छोड़ा और अभी तक अपनी जान बचाते हुए खतरे की दीवारों से टकराता फिर रहा है। जुगल किशोर ने एक निगाह इकट्ठे हो चुके आदमियों पर डाली, फिर सख्त स्वर में बोला, मेरे पीछे आओ। कोई भी खामखा फायरिंग नहीं करेगा, जरूरत पड़े तो कर सकते हो। मैं बताऊं कि तुम लोगों के आगे का काम कैसे करना है। किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत बड़ी शांति छाई रही। कार की डिक्की में बारूद की पेटी उठा लाओ, कहते ही साथ ही जुगल किशोर आगे बढ़ गया। सब उसके पीछे हो गए। सबने पीछे सबसे पीछे वह दादा था जिन्होंने बारूद की पेटी उठा रखी थी। सट्टे के प्रवेश द्वार पर वही वाला दादा मौजूद था जो अक्सर खड़ा
जुगल को सलाम कर मारता रहता था। इस वक्त इस वक्त वह दरवाज़ा बंद करके भीतर चारपाई बिछा आराम की मुद्रा में था। परंतु टहलने का शलीनी के इरादे से उसने दरवाज़ा खोला तो ठीक उसी समय जुगल किशोर आदमी के साथ वहां पहुंचा था। जुगल किशोर को देखते हुए दादा हक्का बक्का रह गया। कैसे हो? जुगल किशोर के होंठ पीछे हुए थे। जी ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ, आपके पीछे तो गठिया है कि उस दादा के होंठों से निकला। इसे पकड़कर बाहर बाहर एक तरफ बैठा दो, मारना नहीं है इसे, मेरी पहचान का है। अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो फिर बेशक इसे उड़ा सकते हो। जुगल किशोर के शब्द पूरे हुए ही थे कि एक ने जुगल किशोर के शब्द पूरे हुए थे कि एक ने उस दादा का कॉलर पकड़ा और उसे खींचकर दरवाजे के बाहर किया और दीवार के साथ सटाकर गली में बैठाकर उसके सिर पर रखवाले के तौर पर खड़ा हो गया। जुगल किशोर भीतर प्रवेश करता चला गया। पीछे सारे आदमी थे। रास्ते में चार दादा मिले। समय समझने से पहले उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ आगे भंडारे की केबिन की रखवाली करते मिले। उन्हें भी हथियार इस्तेमाल करने का मौका न मिला। वैसे भी इतने हथियारबंद खतरनाक आदमी के सामने पाकर उन्हें कुछ भी करना बेकार समझा। दूसरी हथियारों को इस्तेमाल न करने की वजह यह थी कि उनके साथ जुगल किशोर था, जिसकी यहाँ आने की कल्पना तो वह कर ही नहीं सकते थे। इससे पहले कि वह सब जुगल किशोर की मौजूदगी के बारे में सोच पाते, कारण समझ पाते, तब तक सभी जुगल के साथ आए आदमियों को के घेरे में थे। दो आदमी एक कमरे में नींद में डूबे मिले। जुगल किशोर ने उन सबको एक कमरे में इकट्ठा किया। उनके हथियार लेकर पहले उन्हें निहत्था कर दिया था। सबके चेहरे पर खौफ की लहरें उछाले मार रहे थे। वे अभी तक का मामला समझ नहीं पाए थे। जुगल किशोर ने सिगरेट सुलगाकर कस ली और सबके चेहरों पर निगाह डाली। तुम सब कुछ दिन पहले तक मेरे साथी थे। जुगल किशोर की आवाज़ में ठहराव था, स्वर गंभीर था, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की जाने जाए, जबकि मैं ठिकाना तबाह करने आया हूँ। किसी के मुंह से कोई बोल न फूटा। अब बोलो, जिंदा रहना चाहते हो या मरना? जिंदा। कईयों के होठों से भय में डूबा स्वर निकला। तो फिर मेरे 5 आदमियों के घेरे में यहाँ से बाहर निकल जाओ। जो मरना चाहे वही शरारत करे। जुगल किशोर के स्वर में भयानकता के भाव ठूस ठूस कर भरे पड़े थे। जुगल किशोर के 7 आदमियों में से 5 आदमी उन सबको हथियारों के घेरे में वहां से बाहर ले गए। कुछ पलों के लिए वो मौत से सन्नाटा छा गया। अब तुम सब लोग पेटी में से बारूद निकालो और उसे इमारत के हर हिस्से में बिछाना शुरू कर दो। इस बात का ध्यान रखना कि धमाके के दौरान आसपास की इमारतों को ज़्यादा नुकसान न पहुंचे। जुगल किशोर के कहने की देर तक सब बारूद की पेटी पर झपट पड़े। अगले 30 मिनटों में बारूद को उस इमारत के हर मुनासिब जगह पर बिछा दिया गया। बारी आई बारूद को आग लगाकर उड़ाने की। जुगल किशोर 2 आदमियों के साथ भंडारी वाले ऑफिस में पहुंचा। वहां बंद अलमारियों की होल रिवॉल्वर की नाल सटाकर उसे ताले तोड़े। अलमारियों में जो भी कैश मिले उन्हें 3 ब्रीफ केसों में ठूंस कर वे सब बाहर आ गए। वह लाखों रुपया था। ठिकाने पर मौजूद सिंघाड़ा के सब आदमियों को गली से बाहर ले जाया जा चुका था। खुद ही सब बाहर पहुंच गए थे, सिवाय जुगल किशोर के। सब कुछ ठीक ठाक देखकर जुगल किशोर ने बारूद के पतीले में आग लगाई और दौड़कर बिल्डिंग से बाहर आ पहुंचा। कार में बैठो और चलो। फिर एक वह सिंघाड़ा के आदमी को देखकर चिल्ला उठा, तुम सब भी भाग जाओ, बारूद से सट्टे वाली इमारत उड़ने जा रही है। जुगल किशोर के इन शब्दों के साथ वहाँ भगदड़ मच गई। जुगल किशोर और उसके साथ आए आदमी जल्दी से जैसे तैसे कारों में प्रवेश कर गए। अगले पल उनकी कारें एक के बाद एक दौड़ती नजर आईं। सिंघाड़ा के आदमी भी जिसको जिस तरफ जगह मिली दौड़ पड़े। कुछ ही पलों बाद गूंजने वाले धमाकों ने वहां की जमीन तक को कंपा कर रख दिया था। बेहद आसानी से काम निपट गया था। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। इसकी खास वजह थी जुगल किशोर को सट्टे के उस ठिकाने की पर्याप्त जानकारी थी। वहां आसानी से काबू में पाया जा सकता था। जो भी हो, जुगल किशोर द्वारा लखेरे की आड़ लेकर दी गई चोट सिंघाड़ा को कल्पा देने के लिए काफी थी। इस काम से निपटकर जुगल किशोर वापस जब ठिकाने पर पहुंचा तो लखेरा उसको इंतजार करते पाया। जुगल किशोर को ठीक ठाक काम निपटा कर आए देखकर लखेरा मुस्कुरा पड़ा। गुड, बहुत अच्छे ढंग से तुमने काम को अंजाम दिया। बहुत समझदार तुम। ऐसा अच्छा आदमी पाकर मुझे खुशी है। समझो अब तुम मेरे खास आदमी बन गए।
जुगल किशोर के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने पीछे खड़े आदमी को इशारा किया। दो आदमी आगे बढ़ा और तीन ब्रीफकेस लखेरे के पास रख दिए। सिंगाड़ा के सट्टे के ठिकाने से हासिल रुपये थे। जुगल लखेरे को देना नहीं चाहता था, लेकिन हड़प भी नहीं सकता था। ये क्या है? लखेरे ने जुगल किशोर को देखा। सिंगाड़ा के सभी तबाह होने वाले ठिकानों पर से ये रकम मिली है। 10-12 लाख हो गए। बहुत खूब। भीम सिंह लखेरे ने उसकी पीठ थपथपाई। तुमने तो एक ही रात में साबित कर दिया कि निशांत सिंह से कहीं तुम आगे हो। तुम खास आदमी तो तुम मेरे बन ही चुके हो। कल तुम्हें इनाम भी दूंगा। लखेरा तुमसे बहुत खुश हुआ। याद रखना कि लखेरा कभी कभी ही किसी से खुश होता है। जुगल किशोर के होंठों पर आभार से भरी मुस्कान उभरी उठी। जाओ, रात बीतने को आराम करो, सुबह बात करेंगे। जुगल किशोर अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। भीम सिंह लखेरा ने सिगरेट सुलगाई। उसके चेहरे पर खतरनाक भाव उभर आया। जुगल किशोर, भीम सिंह लखेरा जहर भरे स्वर में बड़बड़ाया, सिंघाड़ा ने जिस काम के लिए तुझे भेजा था वह कल पूरा हो जाएगा। कल तेरे कान में पड़ जाएगा कि सिंघाड़ा का कौन सा आदमी मुझे खबरें देता है। तब तू जाकर सिंघाड़ा को बताना, फिर आएगा मजा। सिंघाड़ा तेरे मोहरे को पलट कर तेरे ऊपर ही वार करने भेज रहा हूँ। कल तेरी कमर टूटने से कोई नहीं रोक सकता। फोन की बजने वाली घंटी ने नंदराम सिंघाड़ा की नींद उड़ी। हेलो। रिसीवर उठाकर सिंघाड़े के होठों से चिल्लाया स्वर में निकला, सिंघाड़ा साहब मैं गठिया। सिंघाड़ा की नींद भरी आंखों फौरन खुल गई। क्या बात है गठिया? गजब हो गया सिंघाड़ा साहब। गठिया की आवाज क्योंकि शीशे के तहत सिंघाड़ा के कानों में पड़ रही थी। सट्टे का वो ठिकाना जहाँ भंडारी बैठा था तबाह हो गया। क्या? नंदराम सिंघाड़ा बहुत खुद सा बना रह गया। हाँ सिंघाड़ा साहब, क्या बक रहे हो गठिया? तुम होश में तो हो? सिंघाड़ा दांत बीच कर बोला गुर्राया। मैं ठीक है। तुम मैं ठीक रहता हूँ। क्या क्या बक रहे हो गठिया? तुम होश में तो हो? सिंघाड़ा दांत पीच कर गुर्राया। मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम जहाँ भी हो सबसे पहले मेरे पास आकर मरो। सिंघाड़ा के होंठ बीचे हुए थे। जी मैं जल्दी मरना, गुर्राहट भरे स्वर में कहते हुए सिंघाड़ा ने गुस्से में रिसीवर पटका और सिगरेट सुलगाकर बेड से उतरकर पीछे दांतों से कमरे में टहलने लगा। उसका चेहरा खतरनाक हो रहा था। घटिया के शब्द बराबर मस्तिष्क में गूंजे जा रहे थे कि सट्टे का वह ठिकाना जब भंडारी बैठता था तबाह हो गया, जबकि उस ठिकाने से सट्टे की मोटी कमाई होती थी। 25 मिनट बाद जोत सिंह गठिया सिंघाड़ा के सामने हाजिर था। फोन पर क्या बकवास कर रहे थे तुम? मैंने ठीक कहा। गठिया का चेहरा खसखस हुआ पड़ा था। फोन पर क्या बकवास कर रहे थे तुम? मैंने ठीक कहा। गठिया का चेहरा खत्म हुआ पड़ा था। गठिया का चेहरा सख्त हुआ पड़ा था। मेरा ठिकाना तबाह हो गया। सिंघाड़ा का चेहरा सुर्ख हो गया। और तुम ये कह रहे हो कि ठीक कह रहे हो? तुम सब कहाँ मरे हुए थे? तुमने ठिकाना तबाह होने से रोका क्यों नहीं? तुम कहते कहते नंदराम सिंघाड़ा ने होंठ बीच लिए। उसे लगा कि अपनी हिम्मत और होश खोता जा रहा है। जो शब्द कह रहा था उनका ठीक मतलब नहीं निकल रहा था। भला जोत सिंह गढ़िया हर वक्त हर ठिकाने पर कैसे मौजूद हो सकता है? डंडा लेकर खुद तो वह हर जगह खड़ा नहीं होने से रहा। इसका काम तो सुरक्षा पर निगाह रखते हैं। जब सब जगह ठीक चल रहा है कि नहीं? भला जोत सिंह गठिया हर वक्त हर ठिकाने पर कैसे मौजूद हो सकता था? डंडा लेकर खुद तो हर जगह खड़ा नहीं होने से रहा। उसका काम तो सुरक्षा पर निगाह रखना है कि सब जगह ठीक चल रहा है कि नहीं। जोत सिंह गठिया सख्ती से होंठ विचार और खड़ा और जोत सिंह गठिया सख्ती से होंठ पीछे खड़ा सिंघाड़ा को देखे जा रहा था। खुद पर काबू पाते हुए सिंघाड़े ने कश लिया, जबकि उसका खून इस हद तक सुलग रहा था कि अगर उसकी कुछ बूंदें शरीर से निकलकर किसी पर गिरती तो उसका तेजाब से कम असर नहीं होता। नंदराम सिंघाड़े की लाल सुर्ख आगे गठिया के चेहरे पर जा टिकी। गठिया सिंघाड़ा शब्दों को चबाकर दरिंदगी वाले स्वर में बोला, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ।
गठिया सिंगाड़ा शब्द को चबाकर दरिंदगी भरे स्वर में बोला, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरा स्मगलिंग का माल लखेरे झपटे जा रहा है, लेकिन मैं इसलिए निश्चिंत था कि सट्टे से रोजाना इतनी कमाई कमाई होती है कि मैं पैसे के दम पर लखेरा को मात दे सकता हूँ। सट्टे के धंधे से सट्टे सट्टे घटिया सिंगाड़ शब्दों में चबाकर दरिंदगी भरे स्वर में बोला, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरा स्मगलिंग का माल लखेरे झपटे जा रहा है, लेकिन मैं इसलिए निश्चिंत था कि सट्टे से रोजाना इतनी कमाई होती है कि मैं पैसे के दम पर लखेरा को मात दे सकता हूँ। सट्टे के धंधे से हासिल होने वाला पैसा मेरा मेरा दम है, रीढ़ की हड्डी है। इनका तबाह होना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोल, कैसे हुआ सब? किस हरामजादे ने ये सब किया? जुगल किशोर ने। नंदराम सिंगाड़ा ने चिंका जोत सिंह गठिया को देखा। क्या बोला? जुगल किशोर ने। हाँ, जो हमारे पास से भागकर लखेरे की पनाह में जा पहुंचाया। गठेरा गठिया ने सर्द स्वर में कहा, लखेरा जुगल किशोर को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। सिंगाड़ा ने दांत बीच लिए। सिंगाड़ा के दांत बिछ गए। भीम सिंह लखेरा ने अपने अपने हाथ पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं। उसकी ये हिम्मत कि यह तुम्हारे ठिकानों को तबाह करने लगे। सब कोई करने का सब कोई करने का सिंगाड़ा के दांत भिज गए। भीम सिंह लखेरे ने अपने हाथ पांव फुलाने शुरू किए। उसकी हिम्मत के सारे ठिकानों के तबाह करने लगे। ये सब करने का वह अंजाम भी जानता है। इसका मतलब उसे कोई डर नहीं रहा हमारा, न ही इस बात का परवाह की गैंगवार छेड़ सकती है। लखेरे ने जो भी किया वो उस पर खामोशी से नहीं बैठा जा सकता। मैं आज रात उसे जवाब दूंगा। उसके जो भी ठिकाने हैं हमारी निगाहों में है, उन्हें फौरन तबाह करना है। अभी दिन छिप लेने में 2 घंटे बाकी हैं। जोत सिंह घटिया खून खराबा करने पर उतारू था। उसके सर में दर्द की झलक रही थी। नंदराम सिंगाड़े ने खुद को संभाला, होंठ पीछे पीछे रहे। जुगल किशोर ने ये सब किया है, इस बात पर वह सोचने के लिए मजबूर हो गया था, लेकिन जो भी जुगल किशोर से ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जानता था कि सट्टे के इस ठिकाने से उसकी तगड़ी आमदनी है। सिंगाड़ा की खतरनाक निगाह गठिया पर जा टिकी। आप इशारा कीजिए, लखेरा दिन निकलने तक तबाह। पूरी बात होता है, सिंगाड़ा कर रहा है। उस ठिकाने पर जो लोग पहरेदारी पर मौजूद थे, उनमें से कुछ ने आकर बताया कि वहाँ क्या हुआ और कैसे हुआ। कहते हुए गठिया ने सिंगाड़ा को सब कुछ बताया जो उसे मालूम हुआ था, और जैसे कुछ कुछ जुगल किशोर जुगल किशोर ने यहाँ किया था। इस दौरान सिंगाड़ा बेचे होंठों से इस दौरान सिंगाड़ा बीचे होंठों से गठिया के हिलते होंठों को देखता रहा था। पूरी बात सुनने के बाद सिंगाड़ा के होंठों पर गुड़ार निकली। आपका इशारा हो तो लखेरा को? नहीं, अभी नहीं। सिंगाड़ा ने हाथ सिंगाड़ा ने अपना हाथ हिलाकर बीचे होंठों से कहा। जोत सिंह गठिया के चेहरे पर अजीब सा भाव उभरे। दो चार दिन दो चार दिन कुछ नहीं करना, अगर इजाज़त हो तो। जोत सिंह गठिया का स्वर आदतन सख्ती था। मैं कुछ कहूँ? नंदराम सिंगाड़ा की निगाह गठिया के चेहरे पर जा टिकी। नंदराम किशोर हमारा शिकार था और भीम सिंह लखेरा ने जुगल किशोर हमारा शिकार था और भीम सिंह लखेरा ने उसे पनाह देकर अपने पीछे छिपा लिया। ये सरासर झगड़े वाली बात थी। लखेरा इस बात पर झपट पड़ने वाला था कि आप इस मामले में खामोश रहे, जबकि बहुत कुछ करना था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और इस तरह चुप बैठ जाना आपकी आदत से मेल भी नहीं खाता। जोत सिंह गठिया एक एक शब्द चबाकर कठोर स्वर में कह रहा था। लखेरा
बार बार आपके स्मगलिंग माल पर हाथ डालकर आपको चोट दे रहा है और आप खामोश हैं। इस तरह निश्चिंत है कि जैसे लखेरा का ये सब आपके लिए ही कर रहा है। आपको चाहिए था कि आप लखेरा की गर्दन पकड़ कर तोड़ देते। नंदराम सिंघाड़ा की आंखों में शांति का ठहराव आ गया था। और अब लखेरे ने भंडारी वाले सट्टे का ठिकाना तबाह करके आपको जो नुकसान पहुंचा है। और अब लखेरे ने भंडारे वाले सट्टे का ठिकाना तबाह करके आपको जो नुकसान पहुंचा है, इसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। इस पर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं, लखेरे को नहीं छेड़ना है। इस हरकत का जवाब नहीं देना है, नहीं देना है क्या? भीम सिंह लखेरे ने अपने हाथ पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं। उसकी यह हिम्मत कि वह हमारे ठिकानों को तबाह करने लगे। ये सब करने का वो अंजाम भी जानता है। इसका मतलब उसे कोई डर नहीं है हमारा। न इस बात की परवाह की गैंगवार छिड़ सकती है। लकेरा ने जो किया उस पर खामोश नहीं बैठा जा सकता। मैं आज ही रात को उसे जवाब दूंगा। उसके जो भी ठिकाने हमारी निगाह में फौरन तबाह करना। अभी दिन छिप लेने में 2 घंटे बाकी हैं। जोत सिंह गठिया खून खराबा करने पर उतारू था। उसके स्वर में दरिंदगी झलक रही थी। नंदराम सिंघाड़े ने खुद को संभाला, होंठ पीछे। जुगल किशोर ने ये सब किया है, इस बात पर वह सोचने के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन जो भी हो, जुगल किशोर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह जानता था कि सट्टे में इस ठिकाने में उसे तगड़ी आमदनी है। सिंघाड़ा की खतरनाक निगाह गठिया पर जा टिकी। अब इशारा कीजिए, लकेरा दिन निकलने तक तबाह। पूरी बात बताओ, सिंघाड़ा गुर्राया। उस ठिकाने पर जो लोग पहरेदार मौजूद थे, उनमें से कुछ ने आकर बताया कि वहाँ क्या और कैसे हुआ। कहते हुए गठिया ने सिंघाड़ा को सब कुछ बताया जो उसे मालूम हुआ था, और जो कुछ जैसे जैसे जुगल किशोर ने वहाँ किया था। इस दौरान सिंघाड़ा पीछे ओंठों से गठिया के हिलते ओंठों को देखता रहा। पूरी बात सुनते ही सिंघाड़ा ने के होंठों से घुर्राहट निकली। आपका इशारा तो लकेरा को। नहीं नहीं, अभी नहीं, सिंघाड़ा ने हाथ हिलाकर बीटे होंठों से बीचे होंठ बीचे होंठों से कहा। जोत सिंह गठिया के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। 2-4 दिन कुछ नहीं करना है। अगर इजाज़त हो तो। जोत सिंह गठिया का स्वर आदतन सख्त हो गया। मैं कुछ कहूँ? नंदराम सिंघाड़ा की नगा गठिया के चेहरे पर जा टेकी। जुगल किशोर हमारे सिखाता और भीम सिंह लखेरे ने उसे पनाह देकर अपने पीछे छिपा लिया। यह सरासर झगड़े वाली बात थी, लखेरा पर झपट पड़ने वाली बात थी। लेकिन आप इस मामले में खामोश रहे, जबकि बहुत कुछ करना था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। इस तरह चुप बैठ जाना आपकी आदत से मेल नहीं खाता। जोत सिंह गठिया एक एक शब्द चबाकर कठोर स्वर में कह रहा था। लखेरा बार बार आपके स्मगलिंग माल पर हाथ डालकर आपको चोट दे रहा और आप खामोश हैं। इस तरह निश्चिंत है कि जैसे लखेरा ये सब आपके लिए कर रहा है। आपको चाहिए था कि आप लखेरा की गर्दन पकड़कर तोड़ देते। नंदराम सिंघाड़े की आंखों में शांत ठहराव आ गया था। और अब लखेरे ने भंडारी वाला सट्टे का ठिकाना तबाह करके आपको जो नुकसान पहुंचा, इसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। इस पर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं, लखेरा को नहीं छेड़ना है। उसकी इस हरकत का जवाब नहीं देना है। सिंघाड़ा ने कश लेकर आगे बढ़कर सिगरेट एस्ट्रे में डाल दी। तुम जो कह रहे हो मैं जानता हूँ कि ठीक कह रहे हो। हमें फौरन लखेरा पर तगड़ा वार करना चाहिए। तो फिर आप कुछ करने से मना क्यों कर रहे हैं? गठिया ने दांत बीच कर कह उठा। गठिया, सिंगाड़ा के होंठों से फुसफुकार निकली। तुम लखेरा की शाखाओं को तबाह करना चाहते हो, जबकि मैं लखेरा को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। क्या मतलब? गठिया की आंखें सिकुड़ी। क्षण भर खामोश रहकर नंदराम सिंगाड़ा ने पूर्वोक्त लहजे में कहा। सच बात यह है कि गठिया, कि मैंने लखेरा के गिर्द ऐसा जाल फैला रखा है कि जिसे चाहकर भी बच नहीं सकता। 2-3 दिन तक मैं इस जाल के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि जो काम मैंने किया है उसकी किसी की जानकारी नहीं है, गुप्त है। कोई राजदार नहीं है। इस मामले में मैं किसी के साथ नहीं बनना चाहता, किसी को साथी नहीं बनाना चाहता। नंदराम सिंघाड़ा का चेहरा दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। बहुत जल्दी मैं तुम्हें कहूँगा कि जाकर लखेरा को ख़त्म कर दो। अपने आदमियों को तैयार रखो, क्योंकि किसी भी वक्त हमें एक्शन में आने की जरूरत पड़ सकती है। गठिया सिर हिलाकर धीमे स्वर में बोला। मुझे भी बताने में हर्ज है कि आपने लखेरा के गिर्द कैसे
फैलाया। कोई हर्ज नहीं, लेकिन बताने की मैं ज़रूरत भी नहीं समझता। सिंघाड़ा ने गठिया को देखकर कहा, तुम आदमी को तैयार रखो, मैं खुद नहीं जानता कि लखेरे के खिलाफ हमें दौड़ने की जरूरत पड़ सकती है। होंठ भीजे सपाट शब्द लहजे में सिंघाड़े ने कहा। जोत सिंह गठिया को विदा करने के बाद नंदराम सिंघाड़े ने सिगरेट सुलगा ली। जुगल किशोर ने बहुत गलत काम किया था भंडारी वाला, सट्टे वाला ठिकाना तबाह करके। सिंघाड़ा ये भी जानता था कि उसने लखेरा के इशारे पर सब किया होगा। सिंघाड़ा दिल पर पत्थर रखकर अपने इस नुकसान को भूल सकता था। अगर जुगल किशोर लखेरा से जानकारी हासिल कर ले कि उसका उनका कौन सा आदमी लखेरा को उनके धंधों के भीतर खबरें देकर उसे तबाह करने पर तुला है। अगले दिन 11 बजे जुगल किशोर निशान सिंह के पास पहुंचा। अब कैसी तबीयत है निशान सिंह? जुगल किशोर ने पूछा। तबीयत ठीक है और होती भी रहेगी। निशान सिंह की आवाज़ में खुशी से भरा जोश था। कल रात जो तुमने कमाल कर दिया, कितनी दिलेरी से सिंघाड़ा का ठिकाना तबाह कर दिया। अब जुगल उसे क्या बताता है कि ऐसे कमाल करना उसके लिए मामूली बात है। रही बात दिलेरी की, तो जब जान परी बन गई हो तो दिलेरी खुद ब खुद भी आ जाती है। लखेरा साहब से बात हुई? निशान सिंह ने पूछा। हाँ, जुगल किशोर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वह तो बहुत खुश होंगे। जुगल ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सिंघाड़ा गड्ढे से लाखों रुपए भी ले आए हो? निशान सिंह वास्तव में खुश था। हाँ, उस जगह के साथ वह भी तबाह हो जाने थे, इसलिए साथ ले आया। तुम बहुत फास्ट हो, बहुत जल्दी जल्दी कारनामे करते हो। जुगल किशोर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। ठीक कहते हो, अभी तुमने मेरे कारनामों की रफ्तार देखी ही कहाँ है। अभी तो बहुत कुछ देखा है। निशान सिंह हंसा। ठीक कहते हो, मुझे लगता है तुम कई बड़े काम कर गुजरोगे। तुम्हारा आना अच्छा ही हुआ। कम से कम लखेरा साहब को मेरी कभी तो महसूस नहीं होगी। निशान सिंह ने मुस्करा कर कहा। जुगल किशोर कुछ कहने लगा, तभी भीम सिंह लखेरा ने भीतर प्रवेश किया। निशान सिंह और जुगल किशोर ने नमस्कार किया उन्हें। लखेरे ने मुस्कुरा कर सिर हिलाया। दूसरे ऑफिस में आया तो सोचा तुम्हारे हाल चाल पूछ लूं। कहने हुआ लखेरे ने जुगल किशोर को कहा, तुम भी यहाँ हो? रात ठीक से नींद नहीं आई? जी, जुगल ने बच्चों को तरह सिर हिलाया। भीम सिंह लखेरे ने मुस्कुरा कर निशान सिंह को का देखा। मालूम है रात को इसने कितना बड़ा काम किया? जी हाँ, सुबह उठने पर मालूम हुआ कि तरक्की करेगा। लखेरे ने जुगल का अंतर दबा कर कहा, बहुत नाम कमाएगा। दो पल उनके बीच खामोशी रही। अब तुम मेरी बात की फिक्र मत करो। भीम सिंह लखेरा सिगरेट सुलगाकर कुर्सी पर बैठता हुआ शांत स्वर में बोला, सिंघाड़े का आदमी तुम्हारी जान के पीछे है, लेकिन मेरे एक इशारे में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे सिर पर लटकते मौत की तलवार हट जाएगी। जुगल किशोर और निशान सिंह किन्हें लखेरा पर जा टिके। मैं समझा नहीं। लखेरा साहब, निशान सिंह बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? लखेरा ने कश लिया और धीमे स्वर में बोला, इसमें न समझने वाली कोई बात भी नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जुगल किशोर के पीछे पड़े सिंघाड़े के आदमी मेरे इशारे पर पीछे हट जाएंगे। लखेरा अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। निशान सिंह के चेहरे पर असमंजस के भाव उभरे, जबकि जुगल किशोर मनी मन सतर्क हो उठा, क्योंकि परंतु चेहरा समान था। वह कैसे? भीम सिंह लखेरा ने अर्थपूर्ण निगाह से दोनों को देखा। मैंने ये बात पहले भी कभी नहीं खोली, अब बताने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम दोनों मेरे खास आदमी हो। दरअसल नंदराम सिंघाड़ा के सबसे खास आदमियों को मैंने खरीद रखा है। क्या? जुगल किशोर के होठों से निकला। हाँ, वह गर्दन सिंघाड़ा के सामने हिलाता है, लेकिन काम मेरा करता है। सिंघाड़ा की हर खास गुप्त खबरें मुझे देता है, बदले में मोटी मोटी रकम में मेरे से हासिल करता है। उसे एक इशारा करने की देर है, जुगल किशोर के पीछे लगे सारे आदमी मर जाएंगे। सिंघाड़ा को कुछ पता नहीं चलेगा। ओह! निशान सिंह की आंखों में चमक उठी। कौन है वह? गठिया जोत सिंह गठिया जोत सिंह गठिया, नंदराम सिंघाड़ा का सबसे खास आदमी। सिंघाड़ा सिंघाड़ा के बगल में बैठकर बरसों से उसे फॉलो कर रहा है। सिंघाड़ा को इस बात की हवा भी नहीं है। एकाएक लखेरा ने टक्कर दोनों को देखा। तुम दोनों मेरे खास आदमी हो, इसलिए ये बात मैंने बताई है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए ये बात मुंह से निकले, वरना कैसी बात करते हैं हम? निशान सिंह क्या उठा। हमसे बोला, बात बाहर कैसे जाएगी? भीम सिंह लखेरा ने मुस्कुरा कर जुगल किशोर को देखा। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही गठिया को कह देता हूँ कि तुम पर से अपने आदमी हटा ले। जुगल किशोर के होंठों पर मुस्कान उभरी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
फिर तो बिना किसी डर के आपकी सेवा में रसूँ। कठिया कठिया मान जाएगा। हाँ, लखेरा ने सिर हिलाया। मेरी किसी बात को इनकार करने की हिम्मत नहीं है उसमें। नोटों की गड्डियों से हमें सिर हिलाने पर मजबूर कर देंगे, जैसे वह अलग सिर हिलाता है। आज तक सिंगाड़ा की स्मगलिंग की मार पर जब जब हाथ डाला है जब जब हाथ डाला है, ये सब खबरें तो घटिया की दी हुई थी। और घटिया जानता है कि मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। युगल के शोर का दिल जोर से धड़क रहा था। जिस खबर को पाने के लिए सिंगाड़ा इतने खतरनाक चक्रव्यूह में उसे जबरन कर अकेला था, इस बात को जान गया था। जुगल को लगा कि मौत के इस दौर से मुक्ति पा चुका है। वह जाकर सिंगाड़ा को बता देना चाहता है कि जिस रास्ते वो जाकर सिंगाड़ा को ये बता सकता कि जिस आस्तीन के सांप को वो ढूंढ रहा है, वह और कोई नहीं, जोत सिंह गठिया है ये। अगर इजाज़त हो तो मैं नाश्ता कर लूँ लखेर साहब। जुगल किशोर मुस्कुरा कर सामान सर में कह उठा। अब तक तैयार हो चुका होगा। हाँ हाँ, जाओ, मुझे भी जाना है। शाम को मिलूंगा तुमसे। किसी बात की चिंता मत करना, यहीं से निकलने के बाद मैं घटिया को तुम्हारे बारे में फ़ोन कर दूंगा। जुगल किशोर लखेर से इजाज़त करके बाहर निकल गया। भीम सिंह लखेरा की आंखों और जहरीले भाव फैलते चले गए। जुगल किशोर के बाहर निकलते ही निशांत सिंह मुस्कुरा कर बोला, यह तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि घटिया को आपने खरीद रखा है। लखेरा ने चेहरा घुमाया। भीम सिंह लखेरे के चेहरे पर छाए भावों को देखकर निशांत सिंह के आगे सिकुड़ गए। मैंने गठिया को खरीदा नहीं है, ना ही गठिया जैसे इंसान खरीदे जा सकते हैं। गठिया उन लोगों में से जो अपनी जान दे देते हैं, लेकिन आसानी से धोखेबाजी पर नहीं उतरते। निशांत सिंह आंखें फाड़े भीम सिंह लखेरे को देखे जा रहा था। लखेरे के चेहरे पर कड़वे भाव फैले हुए थे। तुम बहुत अंधेरे में हो निशांत सिंह। नंदराम सिंघाड़ा ने मेरे साथ बहुत खतरनाक खेल खेला था। उसने जिगर किशोर के गिर्द जाल बुनकर उसे फंसाया, इस तरह के वो निकल न सके। गठिया के आदमी जुगर की जाल के पीछे पड़ गए। सबको पता चल गया कि नंदराम सिंघाड़ा जुगर किशोर के नाम किसी किसी आदमी की जान लेना चाहता है। ऐसे में सिंघाड़ा ने जुगल से बात करके सौदा किया है कि वह उसकी जान बचा देगा अगर उसके लिए लखेरा के इन्फॉर्मर की तलाश कर ले, जो कि उसके आदमी के बीच कहीं छिपा है। इसकी जानकारी लखेरा से मिल सकती थी, जबकि गठिया उसकी जान के पीछे था। ऐसे में लखेरा ऐसे में ऐसे ऐसे में लखेरा के यहाँ उसे आसानी से पनाह मिल सकती थी। आपको मतलब कि हाँ, मेरा मतलब यही है कि सिंघाड़ा ने जुगल किशोर के लिए यहाँ जगह बनाई थी। जुगल किशोर यहाँ पर सिंघाड़ा का भेदी है। वह ये जानने आया है सिंघाड़ा के यहाँ मेरा भेदी कौन है। जुगल मेरा करीबी बनकर किसी तरह मेरे मुंह से निकलवाना चाहता था कि भेदी का नाम क्या है, और मैंने उसे बता दिया कि कौन सिंघाड़ा है कि खबर मुझ तक पहुँचा रहा है। भीम सिंह लखेरा ने जहरीले स्वर में कहा, अब जुगल किशोर सिंघाड़ा को बता देगा कि वह इंसान जोत सिंह गठिया है। हाँ, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि गठिया वो इंसान नहीं है। ठीक समझे, और वो कोई और है, जिससे ठीक वक्त पर मुझे बता दिया जाता है कि जुगल किशोर कौन सी चाल कैंडर कैंडर यहाँ आ रहा है, और मैं सतर्क हो गया। जुगल जुगल को मैंने गठिया का नाम बताया, जो कि सिंघाड़ा के आधे धंधे संभालता है, जिसकी वजह से सिंघाड़ा निश्चिंत रहता है। लेकिन नंदराम सिंघाड़ा को जुगल किशोर बताएगा कि उसका भेदी जगत सिंह गठिया है, तो सिंघाड़ा क्या करेगा। निशान सिंह और नहीं तो सिंघाड़ा क्या करेगा। निशांत से जिसकी वजह से सिंघाड़ा निश्चिंत रहता है। लेकिन नंदराम सिंघाड़ा को जुगल किशोर बताएगा कि उसका भेदी जोत सिंह गठिया है, तो सिंघाड़ा क्या करेगा। निशांत सिंह के मस्तिष्क को तीव्र झटका लग
सिंघाड़ा गठिया की बोटी बोटी कर देगा। भीम सिंह लखेरे खतरनाक ढंग से हंस पड़ा। ना, सिंघाड़ा गठिया को खत्म कर देगा। अपने यहाँ तो वह अपने खास आदमी को खत्म कर देगा। अपने जिस मोहरे से मुझे मात देने की चेष्टा कर रहा था, मैंने उसी मोहरे का रुख पलट दिया। वो अपने मोहरे के हाथों मात खाकर अपने सबसे बड़ी और खास आदमी को खत्म कर देगा। जुगल किशोर सीधा वहां पहुंचा जिस जगह पर काम के बाद सिंघाड़ा ने पहुंचने को कहा था। कह रहे कि यहाँ से निकलने में उसे कोई दिक्कत नहीं आई थी। उस जगह पर खतरनाक से दिखने वाले नए आदमी थे। सिंघाड़ा ने जुगल के वहां पहुंचने के बाद में बता रखा था, जब भी हुआ उसे फौरन खबर कर दी जाए। उन लोगों ने जुगल किशोर को बंद कम बंद कम एक कमरे में बंद करके सिंघाड़ा को फोन कर खबर दी। आधे घंटे बाद ही नरेंद्र सिंघाड़ा वहां पहुंचकर जुगल के सामने था। सिंघाड़ा की आंखों में चमक थी। देखते जुगल किशोर के होठों पर गहरी सांस निकल गई। तूने कल रात मेरे कीमती ठिकाना तबाह कर दिया। नंदराम सिंघाड़ा दंत बिछ कर कहा, मुझे तुझे मेरा डर नहीं था, या मैं तेरे नहीं था कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जुगल किशोर सीधा वहीं पहुंचा जिस जगह पर काम के बाद सिंघाड़ा ने पहुंचने को कहा था। लखेरा के यहाँ से निकलने में उसे कोई दिक्कत नहीं आई थी। उस जगह पर खतरनाक से दिखने वाले कई आदमी थे। सिंघाड़ा ने उन्हें जुगल के वहां पहुंचने के बारे में बता रखा था कि जब भी वह आए उसे फौरन खबर कर दी जाए। उन लोगों ने जुगल किशोर को एक कमरे में बंद करके सिंघाड़ा को फोन पर खबर कर दी। आधे घंटे बाद ही नंदराम सिंघाड़ा वहां पहुंचकर जुगल के सामने था। सिंघाड़ा की आंखों में चमक थी। उसे देखते ही जुगल किशोर के होठों से गहरी सांस निकल गई। तुमने कल रात मेरा कीमती ठिकाना तबाह कर दिया। नंदराम सिंघाड़ा ने दांत बीच कर कहा, तुझे मेरा डर नहीं था कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, जुगल किशोर ने सपाट स्वर में कहा। तूने कल रात मेरा ठिकाना तबाह किया था। मेरे पास वहाँ मौजूद गवाह। मैंने जो भी किया भीम सिंह लखेरा के कहने पर किया, और आपने मुझे लखेरा के पास भेजा था। ऐसे में मैं लखेरा को हर बात मानने पर मजबूर था। जुगल किशोर ने समझाने वाले स्वर में कहा। सिंघाड़ा के होंठ बिछ गए। उसकी बातें मानते रहे या कुछ और करके भी आए हो। जिस काम के लिए भेजे थे उसका क्या हुआ? काम हो गया, लेकिन क्या? लेकिन सिंघाड़ा के होंठों से गुर्राहट निकली। उस आदमी का नाम सुनकर आपको धक्का पहुंचेगा कि वह कौन है। नंदराम सिंघाड़ा के होंठों से गुर्राहट निकली। तो नाम बताओ उस हरामजादे का। धक्का तो मैं उसे ऐसा दूंगा कि वह अगले सांस भी नहीं ले पाएगा। वह गठिया है। सिंघाड़ा के जिस्म को वाकई झटका लगा। जोत सिंह गठिया? क्या कह रहे हो? सिंघाड़ा जड़ सा रह गया। मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें कैसे मालूम कि वह गठिया? सिंघाड़ा के होंठ कस गए। कल रात आपके सट्टे का ठिकाना तबाह करने पर लखेरा बहुत खुश था। आज से उसने मुझे अपना खास आदमी बना लिया। कहने लगा, सिंघाड़ा के जो आदमी मेरे पीछे लगे, तुम उनकी फिक्र मत करो, वह सिंघाड़ा के आदमी को मेरे पीछे से हटा देगा। कहने लगा, गठिया उसका खास आदमी है। सिंघाड़े की खबरें देता है, नोटों की गड्डियाँ लेता है। उसका कहना है कि इससे स्मगलिंग के माल के बारे में भी जोत सिंह गठिया ही उसे खबर देता है। हो सकता है अब तक लखेरा ने गठिया को फोन कर कह दिया हो, मेरे पीछे अपने आदमी हटा ले। लखेरे ने कहा था कि वह गठिया को अभी फोन करके कह देगा। नंदराम सिंघाड़ा के चेहरे पर भूचाल नाच रहा था। आंखों में दरिंदगी उभर पड़ी थी। कसे जबड़े चेहरे इस हद तक खिंच गया था कि लग रहा था गालों की खाल भी फट जाएगी। एक एक उसके दांत पीसने की आवाज आई और फर्श पर रोते हुए फोन की तरफ बढ़ता हुआ मौत भरे स्वर में कह उठा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे को, बोटी बोटी कर डालूंगा उसकी। कहने के साथ उसने अपना रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। जुगल के सिर को सिंघाड़ा का क्रोध से कांपता बदन स्पष्ट नजर आ रहा था। आधे घंटे बाद ही जोत सिंह हटिया वही उसी कमरे में मौजूद था। वह जुगल के सिर को देखकर चौंका। आंखों में हैरानी उभरी। नंदराम सिंघाड़ा उस आधे घंटे के दौरान खुद तेरे काबू पा चुका था। सब कुछ ठीक था, सिर्फ आंखों में मौत का सर्द भाव छाए हुए थे। तुम? जोत सिंह घटिया के होंठ पिच गए। तुमने क्या सोचा था हमारे हाथ से निकल कर लखेरे की गोद में बैठकर बच जाएगा? आ गया ना हाथ में। अब तो तुझे समझ आ गई होगी हमारे हाथ कितने लंबे हैं। जुगल किशोर शांत खड़ा था। सिंघाड़ा सर्द निगाहों से गठिया को देखते हुए सिगरेट के कश ले रहा था।
जोत सिंह घटिया दांत बीच आगे बढ़ा। तूने हमारे आदमी को मारा, हमारा सट्टा का ठिकाना तबाह कर दिया। मैं अपने हाथों से तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा कि दोबारा जन्म लेने का नाम सुनकर भी कांपने लगेगा। घुर्राता हुआ घटिया सिंगाड़ा की तरफ पलटा। ये कहाँ कहाँ से आपके हाथ लगा? सिंगाड़ा ने सर देने का जोत सिंह घटिया के हाथों में जाकर रुक गई। मैं भीम सिंह लखेरा का फोन आया था? ठंडी आवाज थी सिंगाड़ा की। हाँ। घटिया को जैसी भूली बात याद आ गई। आपको फोन आने से 5 मिनट पहले ही आया था। कह रहा था जुगल किशोर के पीछे लगे अपने आदमी हटा लूं। उल्टी सीधी ऐसी बकवास कर रहा था, मैंने रिसीवर ही रख दिया। नंदराम सिंगाड़ा के जबड़े में कसा हुआ गया। जुगल किशोर को यहाँ देखकर और अपनी पोल खोलते समझ का सुर बदल लिया। हरामी की औलाद, ये आप क्या करें? सिंगाड़ा के मुंह से शब्द सुनते घटिया हैरान सा होगा। हरामजादे! सिंगाड़ा के हाथ में रिवॉल्वर चमकी। मुखी भाषा नहीं समझ में आ रही तो इस भाषा को समझ ले, धोखेबाज आस्तीन के साहब। मेरे साथ गद्दारी करता है, मेरी खबरें लखेरे को देकर मुझे तबाह करता रहा। तूने क्या समझा मुझे मालूम नहीं हो सके? सिंगाड़ा साहब, मैं तभी गोली का धमाका गूंजा और गोली घटिया के खुले मुंह में प्रवेश करती चली गई। घटिया के शरीर को तीव्र झटका लगा। वह समझ भी नहीं पाया कि मर रहा और मर गया। छाती के बल घटिया का शरीर नीचे आ गिरा। नंदराम सिंगाड़ा का चेहरा देख रहा था। इस समय वो किसी पागल की तरह लग रहा था। तुम मेरे काम है, इस गंदे कुत्ते को ढूंढने में मेरी मदद की। इस बात का शुक्रिया मैं तुम्हें मोटी रकम देकर और बड़ा ओहदा देकर करूंगा। किसी भी वक्त मेरे पास आ जाना। नंदराम सिंगाड़ा ने मौत भरे स्वर में कहते हुए रिवॉल्वर जेब में रखी और वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। तुम अब निश्चिंत होकर कहीं भी खुले में घूम सकते हो, कोई तुम्हारी जान नहीं लेगा। कहने के साथ ही सिंगाड़ा बाहर चला गया। जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। जान बची तो 100 लाख उपाय। जुगल किशोर जब वापस अपने कमरे में पहुंचा तो रंजन मेहता मौजूद नहीं था। मौजूदा दूसरी चाबी से उसने दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश करके दरवाजा बंद किया। कमरे का हाल वैसा ही था जैसे छोड़ गया था। जुगल ने टेबल की ड्रॉज खोलकर देखा। वहाँ नोट होने चाहिए था, परंतु उस समय एक ही गड्डी पड़ी थी। जुगल किशोर ने मुंह बनाया। समझ गया कि हराम कमाल समझकर मेहता मौज उड़ा रहा था। जुगल किशोर खुद को हल्का महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कब से दौड़ रहा हो और रुकने आराम करने का वक्त अब मिला हो। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और सिगरेट सुलगा ली। जुगल किशोर को एहसास नहीं आ रहा था कि सारा काम ठीक ठाक ढंग से निपट गया है। सिंगाड़ा ने अपने खतरनाक खेल का उसे मोहरा बनाया था और उस खतरनाक खेल को खेलकर सही सलामत वापस लौटाया। जुगल के शरीर में मौत से भरी सिरन दौड़ती चली गई। उसने दिल में पक्का इरादा किया कि दादाओं की आपसी लड़ाई में वह फिर कभी नहीं फंसेगा। किसी का कुछ नहीं जाना था, जाने थे उसकी जान जो किसकी गिनती में भी नहीं आनी थी। सिगरेट समाप्त करके जुगल किशोर बेड पर लेटा वह चैन की नींद सोना चाहता था, परंतु मन के एक कोने में भीम सिंह लखेरा चुभ रहा था कि उसने जाने अनजाने में लखेरा के खिलाफ नंदराम सिंगाड़ा के लिए काम किया। अब तक शायद लखेरा को मालूम भी हो चुका होगा कि उसके दगाबाजी कर रहा है। जुगल किशोर के मन में बेचैनी की लहर दौड़ी। ऐसे में भीम सिंह लखेरा उसे सलामत नहीं छोड़ने वाला। जुगल को लगा कि मौत की तो तलवार अभी भी उसकी गर्दन पर ही है। भीम सिंह लखेरा का नाम नजर आने लगा था। जुगल किशोर को अपनी जिंदगी बचती नहीं लगी। जुगल किशोर को महसूस होने लगा कि इस शहर में रहना ठीक नहीं। सिंगाड़ा से मिलने वाले दौलत रूपी इनाम का लालच उसकी जान ले लेगा। इन्हीं सोचों में जुगल किशोर की आंख लग गई। करीब 1.5 घंटे बाद दरवाजे पर जोनों की थपथपाहट पड़ी। उसकी आंखें खुल गईं। दरवाजा पुनः थपथपाएगा। जुगल किशोर उठा, उसके चेहरे पर सतर्कता के भाव आ गए। कौन? दरवाजे करीब पहुंचकर ऊँट बजकर खोल पट्टे। रंजन मेहता की आवाज उसके कानों में पड़ी। जुगल किशोर ने दरवाजा खोला। सामने मुस्कुराता हुआ रंजन मेहता था। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा कि तुझे यहाँ देख रहा हूँ, वो भी ठीक ठाक। जुगल किशोर के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। वह पीछे से हटता हुआ बोला, अंदर हमारे फिर बात करना। मेहता ने भीतर प्रवेश किया, दरवाजा बंद करते हुए बोला, तेरे को यहाँ नहीं आना चाहिए था। कभी भी गठिया के आदमी यहाँ पहुँच सकते हैं। जुगल किशोर कुर्सी पर बैठा हुआ बोला, आजकल तो खूब बहस हो रही है मेरे माल से। ड्रॉज में गड्डी बची पड़ी है। रंजन मेहता हंसा। इतना कम है क्या कि एक गड्डी बची पड़ी है? वैसे तूने तो कहा था खा पी लेना। छोड़ इन बातों को, अब नहीं सुना। तेरी क्या हालत है? कहाँ छिपा रहा 3-4 दिन? सुना था तू लखेरे के यहाँ पहुँच गया था और उसके दम पर सिंगाड़ा के सट्टे का ठिकाना भी तबाह कर दिया। क्या करता फिर रहा तू? बस मौत से बचता फिर रहा हूँ, जुगल किशोर ने उकड़े स्वर में कहा।
लेकिन हुआ क्या, तू निश्चिंत होकर यहाँ कैसे बैठा है? ने मैं तो उसके सामने आकर बोला। नंदराम सिंघाड़ा ने मेरी छूट के फरमान जारी कर दिया है। साफ बोल। जुगल किशोर ने मेहता को देखा, फिर वह कह उठा, मेरे साथ जो भी हुआ गठिया मेरे पीछे पड़ा। ये सब सिंघाड़ा का ही किया धारा था। दुनिया की निगाह में वह जता करके जुगल किशोर उसका दुश्मन बनेगा। सिंघाड़ा मुझे भीम सिंह लखेरा के पाले में फेंक देना चाहता था कि मैं लखेरा का आदमी बन जाऊं। फिर रंजन मेहता का चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। फिर क्या सिंघाड़ा की चाल कामयाब रही? मैं लखेरा का आदमी बनकर उसे धोखे में रखकर उसके यहाँ पनाह लेकर उसके बीच में जा घुसा। 4 दिन वहीं गुजारे। लेकिन क्यों? सिंघाड़ा ने आजकल स्मगलिंग का धंधा भी शुरू कर रखा है। वो अपने पांव दूर दूर तक फैला लेना चाहता है। लेकिन स्मगलिंग किंग भीम सिंह लखेरा को यह बात पसंद नहीं आई कि सिंघाड़ा अपने सट्टे के धंधे से हटकर उसके स्मगलिंग के धंधे पर अपने पांव जमाए। जुगल किशोर ने सिगरेट सुलगार कर कहा, ऐसे में लखेरा का भेदी सिंघाड़ा के आदमियों के बीच मोहरा हर बार सिंघाड़ा के स्मगलिंग आने वाले माल की मार की खबर लखेरा को कर देता था। लखेरा उससे स्मगलिंग के माल को लूट लेता था या फिर पुलिस के हाथों पकड़वा देता था। लखेरे की चोटें सिंघाड़ा को तगड़ा नुकसान पहुंचा रही थी। इसी कारण सिंघाड़ा ने यह सब करके मुझे लखेरे के बीच पहुंचा दिया। मैं उस आदमी के बारे में जान सकूं कौन उसकी खबरें लखेरे तक पहुंचा रहा है। तो जाना? हाँ। जुगल किशोर के होंठों में गहरी सांस निकली। कौन निकला हुआ है? जोत सिंह गठिया। रंजन मेहता जोरों से चौंका है। गठिया? हाँ। जुगल ने उसे देखा। तेरे को किसने कहा? बातों में भीम सिंह लखेरे ने खुद ही जिक्र कर दिया था। बातों में भीम सिंह लखेरे ने खुद ही जिक्र कर दिया था। जुगल ने मेहता को देखा। रंजन मेहता के चेहरे पर अजीब सा भाव थे। जिक्र कर दिया था? एक मेहता का स्वर तीखा हो गया। जुगल किशोर उसे देखता रहा। तो भीम सिंह लखेरे को बच्चा समझता है कि वो बातों बातों में इतना बड़ा राज खोल देगा? जुगल किशोर के एक भूत सा बन गया। आया समझ में? हाँ। जुगल किशोर के होंठ पिसते चले गए। सब कुछ समझ में आ गया। मैं हालात में इस कदर उलझा हुआ था कि किसी तरफ सोचने का मौका ही नहीं मिला। नहीं तो ये बात मुझे कब की समझ में आ जानी चाहिए। तो भारी गड़बड़ हो गई। लकीरा बहुत खतरनाक खेल खेल गया। और सिंघाड़ा को बहुत तगड़ी चोट दे गया। इसका मतलब जब मैं लकेरा के यहाँ पहुंचा तो वह पहले से ही जानता था कि सिंघाड़ा क्या खेल खेल रहा है। उसने मुझे हाथों हाथ लिया, दिखाने के लिए आओ भगत की, मेरी तसल्ली करने के लिए मुझ पर विश्वास करने लगा है। मुझसे 2-4 काम ले लिए। उसके बाद चांदी की ट्रे में रखकर जोत सिंह घटिया का नाम मेरे हवाले किया और मैं भागा भागा सिंघाड़ा के पास पहुंचा और जोत सिंह घटिया के नाम की लिखी चांदी की ट्रे सिंघाड़ा के हाथ में थमा दी। तूने सिंघाड़ा को बता दिया कि लकेरा ने घटिया का नाम लिया था? रंजन मेहता ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। जुगल किशोर ने सहमति में सिर हिलाया। तो सिंघाड़ा ने क्या किया? गठिया को शूट कर दिया, मार दिया। जुगल किशोर ने होंठ भींचकर बकल दे सका। हो गया काम? कुर्सी पर बैठे बैठे रंजन मेहता ने पुस्त से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। जुगल किशोर के मुंह से कोई बोल ना फूट रहा। रंजन मेहता ने आंखें खोली। तेरे जैसे हरफन मौला ने मुझसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। बोला तो मैं मौत से डर से दौड़ता दौड़ता इतना थक गया था कि जब लकेरा के पास पहुंचा तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात थी कि मौत के इस दौर से किसी तरह मुक्ति पा लूं। यही वजह रही कि भीम सिंह लकेरा के असली खेल को नहीं पहचान सका और चूक गया। इधर तो चूक गया, उधर सिंघाड़ा ने तेरी बात को सच मानकर जोत सिंह गठिया को शूट कर दिया। लकेरा हंस रहा होगा तुम लोगों की बेवकूफ़ियों पर। रंजन मेहता ने बेचैनी से कहा। तेरा क्या ख्याल है? सिंघाड़ा को मालूम नहीं कि तू लखेरा के यहाँ से गलत खबर लाया है? तेरा क्या ख्याल है? सिंघाड़ा को मालूम नहीं होगा कि तू लखेरा के यहाँ से गलत खबर लाया है? देर सवेर से मालूम हो जाएगा। उसके बाद नंदराम सिंघाड़ा पागल हाथी की तरह रोनता हुआ तेरे पे चढ़ दौड़ेगा। उसके पास जितना भी असला बारूद है वो तेरे शरीर से बांध कर तुझे उड़ा देगा। तेरे जिस्म का लोथड़ा भी नहीं मिलेगा, सिर्फ खून की चींटी नजर आएंगे। जिगल किशोर रंजन मेहता को देखे जा रहा था। उसे अपना दिमाग बंद होता नजर आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सोच रहा है तो क्या सोच रहा है। बेटे, रंजन मेहता कड़वे शर्मा का, मौत के दौर से बचने के लिए तूने सिंघाड़ा का साथ दिया कि जान बच जाए, लेकिन अब तो बुरा हाल हो गया तेरा। सिंघाड़ा के साथ साथ तूने भीम सिंह लखेरा जैसे वैश्य को भी अपने पीछे लगा दिया। तो किसका प्यार है? बहुत जल्दी इस दुनिया से गया। एकाएक जुगल किशोर की आंखें सुलग उठी। कटिया को शूट करने के बाद नरेंद्र नाम सिंघाड़ा ने तेरे को कुछ कहा? हाँ।
दांत पीछे जुगल किशोर ने सिर हिलाया। वो मुझे बड़ा ओहदा देने को कह रहा था, साथ में भारी नगद इनाम भी। कहा था उसके ऑफिस में आ जाऊं, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलटा नजर आ रहा है। तो पासे की बात कर रहा है, मुझे सब कुछ ही उल्टा नजर आ रहा है। रंजन मेहता ने सोच भरे स्वर में कहा। फुटकर भी सिंघाड़ा की तरह रुक मत कर लेना इनाम के लालच में। अब तो सिर्फ मौत का हकदार ही है। बड़े दादाओं के खेल में पिस कर रह गया। तो बर्फासी जुगल किशोर के होंठों पर अजीब से मुस्कान नाच उठे। मजा आ रहा है ना? मैं तो तीखे स्वर में बोला। बहुत। कुएं से बचते बचते खाई में लटक गया। जुगल किशोर हौले से हंसा। मैं सोच रहा था कि अभी लकेरा का खतरा बाकी है, लेकिन अब सिंघाड़ा को भी अब असलियत मालूम हुई तो मुझे उसी समय रगड़ देगा। पहले मेरे सिर पर जो तलवार लटक रही थी, अब एक धार की थी, अब दो धारी तलवार है। तेरे को सलाह की जरूरत है, दूं? जुगल किशोर अजीब से अंदाज में हंसा। अब मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है अपनी दौड़ने की रफ्तार दिखाने की, वरना मेरे कटे सिर को एक तरफ से भीम सिंह लखेरा ठोकर मारेगा, दूसरी तरफ नंदराम सिंघाड़ा। सही समझा, रंजन मेहता ने गंभीर स्वर में कहा। ड्रॉज में से गड्ढे उठा और शौर से दौड़ जा। जय गुल किशोर ने कस लिया। ठीक कहता है तू। अब तो शाम हो चुकी है, और अगर नंदराम सिंघाड़ा गलत खबर देने की वजह से मेरे पीछे पड़ा तो इसमें से एक दो दिन लगेगा। वह खबर तो सिंघाड़ा तक पहुंचते पहुंचेगी कि जोत सिंह गठिया को उसने गलत फहमी के तहत मार दिया है। मैं कल दिन निकलने पर यहाँ से चला जाऊंगा। रात तसल्ली से नींद लूंगा। तसल्ली से नींद ले या बिन तसल्ली के, तेरी मेरी भला से। रंजन में था गड़बड़ा उठा। मेरी कार की कोई खबर है? नहीं, सब सड़क पर ही रह गई थी जब सिंघाड़ा तुझे अपने साथ ले गया था। 25-30 हजार वाली कार छोड़ का ख्याल छोड़, अपने बारे में सोच। जुगल किशोर मानी मन मुस्कुरा कर रह गया कि अपने बारे में सोचने को बचा ही क्या। नंदराम सिंघाड़ा ने उसके गिरद ऐसा ताना बना बुनकर उसकी मौत का शतरंज पर बिठा दिया कि वह ऐसा मामूली सा मोहरा बनकर रह गया। उसके बड़े बड़े राजा अपना जहरीला फन उठाए खड़े थे। मोहरा होने के नाते उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं था कि वो खुद को बचा सके। भीम सिंह लकेरा व्यंग भरे अंदाज में हंसकर निशान सिंह को देखने लगा। निशान सिंह भी हंसा। आपने तो कमाल कर दिया लकेरा साहब। निशान सिंह ने लकेरा को देखा। भीम सिंह लकेरा व्यंग भरे अंदाज में हंसकर निशान सिंह को देखने लगा। निशान सिंह भी हंसा। आपने तो कमाल कर दिया लकेरा साहब। निशान सिंह ने लकेरा को देखा। हो ही गए कमाल, लकेरा पुनः हंसा। अगर मुझे ये खबर न मिलती कि जुगल किशोर मेरे पास खेल खेलने आ रहा है तो उस हालत में नंदराम सिंघाड़ा बाजी मार ले जाता। निशान सिंह पुनः फंसा। जोत सिंह गठिया को मारकर अब सिंघाड़ा को उसके बिना कैसे लग रहा होगा? सिंघाड़ा सोच रहा होगा उसने आस्तीन के सांप को मारकर बहुत अच्छा किया है, चैन की सांस ले रहा होगा। लेकिन ये तो वह सपने में भी नहीं सोच सकता कि गलती से उसने अपनी रक्षा करने वाले सांप को मार दिया। आस्तीन का सांप तो अभी भी फन्नुटा उसके बगल में मौजूद है। गठिया की मौ गठिया की मौत के बाद अब सिंघाड़ा और कमज़ोर हो गया है। गठिया का उसे बहुत सहारा था। अब धंधों को संभालने में उसे बहुत परेशानी होगी। सट्टे का काम संभालना ही कठिन हो जाएगा। एक स्मगलिंग के काम के तरफ तो ध्यान देने का उसे वक्त ही नहीं मिलेगा। भीम सिंह लखेरे के होंठों पर बेचैनी मुस्कान फैलती गई। नंदराम सिंघाड़ा को मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। उसका जीना आराम कर दूंगा। क्या मतलब? जब सिंघाड़ा को मालूम होगा कि उसने अपने खास साथी को बेवजह जान ले ली है, वे भी घटिया जैसे इंसान को, तो सोचो तब सिंघाड़ा का क्या क्या हालत होगी। लकीरा ठाका लगा उठा। निशान सिंह के चेहरे पर कड़वे भाव फैल गए। वह पागल हो जाएगा। दुश्मन पागल होकर बिना काम का हो जाए तो इससे बढ़िया और बात क्या होगी। लेकिन सिंघाड़ा को ये मालूम कैसे होगा कि मैं बताऊंगा उसका मोहरा जुगर किशोर मुझे मात देकर यहाँ से भाग निकला है। कम से कम उसे फोन पर ही सही जीत की मुबारकबाद तो दूं। भीम सिंह लखेरा के मुस्कुराते हुए होंठों से बेहद खतरनाक स्वर निकला। भीम सिंह लखेरा ने नंदराम सिंघाड़ा को फ़ोन किया। लाइन पर आने में सिंघाड़ा को करीब 1.5 मिनट लगा। लखेरा तब तक आराम से रिसीवर पकड़े बैठा रहा। उसके चेहरे पर व्यंग के भाव तैर रहे थे। तब उसके कानों में सिंघाड़ा की आवाज़ पड़ी। अब तो अकल आ गई लखेरा। नंदराम सिंघाड़ा का कड़वा स्वर सुनकर लखेरा मैं नहीं मना सा। मैंने तुम्हें मात दे दी, तुम हार गए। अच्छा, कैसे? लखेरा ने व्यंग भरे स्वर में कहा। जानते हुए भी पूछ रहे हो? बता दो, दिल की तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ। लखेरा के होंठों पर मुस्कान थी।
जुगल किशोर को इतनी जल्दी भूल गया? याद है, बहुत प्यारा इंसान है। मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था ये जानने के लिए कि मेरा कौन सा हरामजादा तुम्हें खबर दे रहा है। सिंघाड़ा के स्वर में दर्द भरी हुई थी। कौन? मुझे बर्बाद करने पर? तो मालूम हो गया? भीम सिंह लखेरा ने कड़वे स्वर में कहा। मेरे से ज़्यादा तेरे को इस बात का पता? हाँ, मुझे मालूम है। मैंने जुगल किशोर को जोत सिंह गठिया का नाम बताया था। भीम सिंह लखेरा ने कड़वे स्वर में कहा। तो अब तुमने गठिया के गले में फूलों का हार डाल दिया है ना? हाँ। ही सिंगाड़ा के दरिंदगी भरी गुर्राहट उसके कानों में पड़े। डाल दिया हार? गोली से उड़ा दिया उसे? अब देखूंगा लखेरा तुम कैसे स्मगलिंग के काम में मुझे मात देते हो। कई बार चोटें दे चुके हो। हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सिंगाड़ा से दुश्मनी लेने का अंजाम कितना खतरनाक होता है। मैं क्या करने जा रहा हूँ इस बात की तुम्हें खबर देने के लिए गठिया जिंदा ही नहीं रहा अब। मैं बोलूँ सिंगाड़ा? लखेरा तीखे स्वर में कह उठा। तू क्या बोलेगा अब तो? अभी तुमने सुना ही क्या सिंगाड़ा? तुम भी बोले जा रहे हो। कुछ मेरी भी सुन लो। बको। सिंगाड़ा का खतरनाक स्वर उसके कानों में पड़ा। मौत की शतरंज पर तुमने मोहरा तो अच्छा पिट किया, लेकिन कभी कभी हार का कारण अपना ही मोहरा बन जाता है। जो जाल तुमने मेरे खिलाफ तैयार किया उसमें खुद ही फंस गए। सिंगाड़ा फालतू की बकवास मत करो। तुम भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले। हाँ हाँ, मार देना मुझे, लेकिन मेरी बात भी सुनते हो? भीम सिंह लखेरे एक एक शब्द चबाकर जहरीले स्वर में कह रहा था। जुगल किशोर के मुझ पर पहुंचने से पहले मुझे मालूम हो गया था कि तुम जुगल किशोर को किस काम खातिर मेरे पास भेज रहे हो। क्या? सिंघाड़ा का आने वाला सर बेकाबू सा हो गया था। मजा आया? तो मैं कितने बताया कि मैं जुगल को? उसी ने जो तुम्हारी खबरें देता रहता है। लखेरे ने फोन पर ठाका लगाया। बकवास। मैंने इस बारे में किसी से कोई बात ही नहीं की थी। फिर तुम बेशक किसी से बात ना करो, किसी को ना बताओ, लेकिन वो तुम्हारे पास मौजूद रहता है, इस घात में रहता है कि तुम्हारी हरकतों के बारे में जान सके। ऐसे में तो वो जान ही सकता है कि तुम किस फेर में हो। तुम्हारे पास ढेरों आदमी हैं, लेकिन तुम उससे तलाश नहीं कर पाओगे उन आदमियों में से। उसने मुझे जुगल किशोर के आने के बारे में पहले बता दिया था कि मामला क्या है। सिंघाड़ा की कोई आवाज़ नहीं आई। तुम्हारी आवाज़ नहीं आई? लखेरा हंसा। तुम कहना क्या चाहते हो? नंदराम सिंघाड़ा का सर सरकार उसके कानों में पड़ा। सिर्फ इतना ही कि तुमने उसका ये शिकार किया जिसका कि मैं चाहता था। लखेरा ने दांत बीच कर कहा। जो सिंह घटिया तुम्हारी ताकत था, तुम्हारा वफादार था, तुम्हारे भले की सोचता था, और मैंने तुम्हारे हाथ भी ख़त्म करवा दिया। अब तुम्हारे भेजे मोहरे के कंधे पर बंदूक रखकर मैंने तुम्हारे निशाना ले लिया। सिंगाड़ा। लखेरा। सिंगाड़ा के दौड़ने की आवाज़ उसके कानों में पड़े। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारे धंधे का नामो निशान मिटा दूंगा मैं तुम्हें। हाँ हाँ, कर लेना, जो मन में आए वही करना। भीम सिंह लखेरा वैसे सरद स्वर में कहा। बात तो सुन लो। मैं कह रहा था कि जुगल किशोर को मैंने पहचान लिया था, तो साले को गर्दन से पकड़ा, घबरा गया, माफ़ी मांगने लगा। बहरहाल हमने शायद सौदा तय हुआ कि मैं उसे 5 लाख दूंगा और बदले में वो तुम्हें बताया कि घटिया गद्दार है। तुम्हें शक न हो इसलिए जुगल किशोर ने कहा कि वह तुम्हारे सट्टे का ठिकाना तबाह करेगा। तुम्हारे कहने पर वह कह देगा कि लखेरा को हुक्म था। समझे सिंगाड़ा? तुमने पानी का रुख मेरी तरफ किया, मैंने भाव तुम्हारी तरफ मोड़ दिया। लखेरा सिंगाड़ा का कंपा देने वाला सर उसके कानों में पड़ा। मैं तुम्हें। भीमसेन लखेरा ने जहर भरी हंसी हंसकर रिसीवर रख दिया। जुगल किशोर। लखेरा सिगरेट सुलगाते हुए दांत बीच कर बड़बड़ा उठा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू सिंघाड़ा का मोहरा बनकर मेरी बादशाह में छेद करने आ पहुंचे? सजे के तौर पर मैं तुझे शूट नहीं करूंगा, बल्कि तेरे आका नंदराम सिंघाड़ा के हाथों ही तेरी हत्या करवाऊंगा। मेरी बात सुनकर अब तक तो तू सिंघाड़ा तेरे तब दौड़ता हुआ आ ही रहा होगा। सिंघाड़ा बचा तो उसे भी देख लूंगा। जुगल किशोर और रंजन मेहता तब तक खाना खा रहे थे, तब दरवाजा बड़बड़ाया गया। दोनों की निगाह मिली। खाना भी आधा ही निपटा था। रंजन आज बढ़िया खाना लाया था, क्योंकि कल सुबह जुगल किशोर सर छोड़कर हमेशा के लिए बाहर जा रहा था। सर को छोड़ रहा था। आज वक्त वे यादगार बना लेना चाहते थे। इसी कारण डिनर पहले दोनों ने 4-4 पैग मारे थे। कौन हमारा? रंजन में इतना बुरा समूह बना। हो सकता है जुगल किशोर सत्ता के सुन मुझे मारने के लिए कोई आ मरा हो। तुम्हें कहते कहते मैं तो टिटक गया। दोनों की आंखें मिली। दरवाजा पुनः तपतपा गया। खोलना पड़ेगा, कहते हुए रंजन मेहता ने उस उठने की चेष्टा की तो जुगल किशोर का उठा। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। जुगल किशोर का स्वर सपाट था। वो खड़ा हो गया।
जेब में पड़ी रिवॉल्वर को इस अंदाज में दुरुस्त किया कि ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन निकाल कर इस्तेमाल किया जा सके। फिर उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। सिर्फ कदमों की आवाज़ से वहां सुनाई दे रही थी। मेहता की निगाह भी दरवाजे पर आ टिकी। जुगल किशोर ने दरवाजा खोला। अगले ही पल खतरनाक से घुर्राहट के साथ उसके चेहरे पर घूंसा पड़ा। जुगल के पांव खड़ गए। हल्की सी चीख उसके साथ वह पीठ के बल नीचे जा गिरा। रंजन मेहता हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। दरवाजे पर नंदराम सिंगाड़ा खड़ा था। आग में जलता सुलगता चेहरा, आंखों में वहशी भाव, बीचे दांत, गालों से बाहर की तरफ उभरी हड्डियां वातावरण में मौत की सी सिरन पैदा कर रहे थे। क्रोध के अधिकतर कारण रह उसका शरीर कांप रहा था। हाथ में रिवॉल्वर दबी हुई थी। जुगल किशोर समझ गया कि मौत सिर पर आ पहुंची है। जान तो जानी थी, लेकिन उसका ख्याल था कि सुबह के बाद ऐसा होगा। मगर वक्त कुछ जल्दी ही आ पहुंचा था। जुगल किशोर कूल्हे के बल बैठ गया। इतना तो समझ गया कि अगर उठने का या कुछ करने की चेष्टा की तो वक्त पहले गोलियां उसके जिस्म में होंगी। नंदराम सिंगाड़ा 2 कदम उठाकर भीतर आया। जुगल किशोर को अपनी सांसें रुकती से महसूस हुई। सिंगाड़ा के चेहरे पर कहर बरस रहा था। रंजन मेहता समझ गया कि खेल का 2 पल इसी मौत भरी खामोशी में गुजर गए। कैसे हो जुगल किशोर? सिंगाड़ा होंठों से खूंखार लरसता स्वर निकला। मैं ठीक हूँ। जुगल किशोर की फंसी सांसें जैसे हिले। लेकिन ये सब क्या है सिंगाड़ा साहब? आप गुस्से में हैं और ये रिवॉल्वर? नंदराम सिंगाड़ा की आंखों में वैसी भाव उभरे। ये तो नकली है, सिंगाड़ा ने कहर भरे स्वर में कहा। तुम्हें डराने आया था। जुगल किशोर सूखे होंठों पर जीभ फेरकर सिंगाड़ा को देखता रहा। 5 लाख वसूल करने का जश्न मना रहे हो? 5 लाख? जुगल किशोर के होंठों से असमंजस में डूबा स्वर निकला। हाँ, जो तुम्हें भीम सिंह लखेरे ने दिया। लखेरा ने 5 लाख मुझे मुझे दिए थे? जुगल किशोर का मुंह खुला खुला रह गया। हाँ, ताकि तुम मुझे कह सको जोत सिंह घटिया है। ये मेरी खबरें लखेरा तक पहुंचा रहा है। ये सुनते ही मैं लखेरा को खत्म कर दूं। ऐसा ऐसा मैंने किया। नंदराम सिंगाड़े की एक शब्द चबाकर बोला, बहुत बड़ा हरामीपन दिखा गए तुम। ये क्या कह रहे हैं आप? हक्का हक्का बक्का से जुगल किशोर कह उठा। वह कह रहा हूँ जो पहले मुझे नहीं मालूम था। मैंने कोई हरामीपन नहीं किया। जुगल किशोर हिम्मत करके बोला। आपको किसी ने गलत खबर दी है। मैंने जो किया आपके लिए किया, आपके हक में किया। अपनी जान खतरे में डाली, तब कहीं जाकर मालूम हो कि गठिया आपको धोखा दे रहा था। सिंगाड़ा सर्द हंसी हंसा। लकेरा का फोन आया था मुझे। जुगल किशोर सिंगाड़ा के चेहरे पर फैले खतरनाक भावों को देखा जा रहा था। वो अपनी चाल खेल गया। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बेवकूफ़ बना गया। तुम्हें 5 लाख देकर तुम्हारे मुंह से गठिया जैसे वफादार आदमी खिला मुझे कहलवा कर मेरे हाथ उसका खून करवा दिया। उसके बाद उसने मुझे फ़ोन करके बता दिया कि उसने जुगल किशोर को खरीद लिया था 5 लाख देकर। लखेरा बहुत बड़ा तमाचा मार गया मेरे चेहरे पर। अगर तूने 5 लाख का लालच नहीं किया होता तो मेरी बाजी नहीं बदलती। गठिया जैसा खास आदमी मेरे ही हाथों न मारा जाता। लखेरा खेल में जीत न जाता, बल्कि जिस काम के लिए तुम गए थे वो पूरा करते तो मेरा सिर लखेरे के सामने झुकता नहीं। लेकिन तूने झूठ बकता है हरामजादा लखेरा। वो जानबूझकर आपको भड़का रहा था कि हम मुझे खत्म कर दें। लखेरा बहुत खतरनाक चाल चल रहा है वह। लखेरा खतरनाक चाल चल रहा है या मीठी चाल, ये मैं बाद में देख लूंगा। नंदराम सिंगाड़ा एक एक शब्द चबाकर बोल। लेकिन तुम मेरी निगाहों में शक के घेरे में गिरकर बेकार हो चुके हो। तुम जिंदा रहते हो या मरते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम्हें खत्म कर देना ही बेहतर होगा। मुझे इस बात का सबूत तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं कि लखेरा ने ठीक कहा या गलत। जुगल किशोर की आंखों के सामने मौज ना छोड़ी। लखेरा कहता है उसने मुझे 5 लाख दिया। गलत कहता है क्या? नंदराम सिंगाड़ा के होंठों से बहुत बड़ा स्वर निकला। हाँ, गलत कहता है। जुगल किशोर ने हिम्मत इकट्ठे करके कहा। अगर उसका कहना ठीक है तो वो 5 लाख मेरे पास होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि नहीं है कहीं। मैं ये बात जानने की दिलचस्पी नहीं रखता कि नहीं कि उसने तुम्हें 5 लाख दिए हैं या नहीं, तुमने मेरे साथ गद्दारी की है या नहीं। नंदराम सिंगाड़े ने दर्द की भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहता, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे प्रति शक आ चुका है। इसलिए मैं शक के दायरे में अपने अपने करीब देखना ही नहीं चाहता। मैं तुम्हें ऐसी बात हो तो मैं शहर छोड़कर चला जाता हूँ। शहर छोड़ने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें कष्ट होगा। कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे? नंदराम सिंगाड़ा ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा करते हुए कहा। मैं दुनिया से ये तुम्हारा पीछा। रंजन मेहता समझ गया कि जुगल किशोर गया। मरा ही मरा, बचने का कोई रास्ता नहीं। जुगल किशोर को मौका दिलाने के लिए और सिंगाड़ा का ध्यान जुगल किशोर से हटाने के लिए मेहता ने कोशिश की ताकि जुगल कुछ करना चाहे तो कर ले। मेहता ने टेबल पर पड़े प्लेट का हाथ मारकर एक नीचे गिरा दिया।
मौत से भरू शांत वातावरण में प्लेट गिरने की तेज आवाज हुई। ट्रिगर दबाने जा रहा सिंगाड़ा टिटका चौंका, निगाह मेहता की तरफ घूमी। मात्र क्षण भर के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, और जिगल जैसे इंसान को इस वक्त एक पल का ही मौका चाहिए था, जो कि इन इन मौत के क्षणों में हासिल नहीं हो पा रहा था। सिंगाड़ा की निगाह उस पर से हटी नहीं कि जुगल बाजी मार ले गया। नीचे पड़े जुगल किशोर की टांग हिली और सिंगाड़ा की टांगों के वेग से वेग के साथ टकराई। टांगों के तीव्र झटका लगने के कारण सिंगाड़ा के पांव उखड़ गए। वो कूल्हों केवल नीचे जा गिरा। इससे पहले कि वो जुगल पर रिवॉल्वर का इस्तेमाल कर पाता, नीचे लेटे लेटे जुगल किशोर ने चीते की बातें छलांग लगाई और सिंगाड़ा के ऊपर जा गिरा। उसका एक हाथ सिंगाड़ा की रिवॉल्वर वाली कलाई पर टिका था। दांत पीसते हुए सिंगाड़ा ने रिवॉल्वर वाली कलाई छुड़ाने की कोई चेष्टा की। जुगल किशोर जानता था कि इस बार कलाई छोड़ दी तो उसकी जिंदगी गई, फिर किसी भी कीमत पर वो अगली सांसें लेने के काबिल नहीं बचेगा। जुगल किशोर ने पूरी कोशिश कर रहा था कि सिंगाड़ा के हाथ से रिवॉल्वर गिरा दे, जबकि सिंगाड़ा कलाई आज़ाद कराने का भरपूर प्रयत्न कर रहा था। तेरी ये हिम्मत कि सिंगाड़ा पर हाथ डाले, मेरे रिवॉल्वर वाले हाथ को रोकने की कोशिश करे, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तेरे को तुम्हारे रिवॉल्वर वाले हाथ को रोकना पड़ेगा सिंगाड़ा। जुगल किशोर वैसे ही स्वर में कह उठा, क्योंकि तुम्हारे रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ हो गया था और मैं मरना नहीं चाहता। कोई भी नहीं मरना चाहता, जैसे कि तुम नहीं मरना चाहते और अब मेरे हाथ मरोगे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। मैं कोई नई बात कर, वह तो पहले नहीं छोड़ने जा रहा था। जुगल किशोर के दांत पीछे थे, चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी, आंखों में पागलपन के भाव छाए जा रहे थे। वह सिंगाड़े के हाथ में दबे रिवॉल्वर गिरा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। दोनों खतरनाक अंदाज में एक दूसरे को मात देने की कोशिश में फर्श पर बुरी तरह लुढ़कनियां खा रहे थे। रंजन मेहता सर्द भावों से मौत की लड़ाई को देख रहा था। उसने बीच में दखल देने की चेष्टा नहीं की थी। सिंगाड़ा को सामने पाकर वैसे उसकी जान निकली हुई थी, फिर भी वो जुगल किशोर को जितनी सहायता कर सकता था कर दी थी। मौके पर सिंगाड़ा का ध्यान बटा दिया था। एकाएक जुगल किशोर ने नंदराम सिंगाड़ा की रिवॉल्वर वाली कलाई पूरी शक्ति से फर्श पर दबाई और पलक झपकते दूसरे हाथ से अपना रिवॉल्वर निकाला और सिंगाड़ा के पेट में सटा दिया। फर्श पर सिंगाड़ा पड़ा ही रह गया था। जुगल ने जोर से आजमाइश करता जिस्म थम गया। जुगल किशोर की आंखों में मौत के सर्द भाव नाच रहे थे। दोनों कई पलों एक दूसरे को देखते रहे। बोल सिंगाड़ा, सट्टा किंग नंदराम सिंगाड़ा। जुगल किशोर एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी में लिपटे वैसे स्वर में बोला, मुझे फंसाकर मोहरा बनाकर तुमने जो मौत का खेल शुरू किया था, अब वह खत्म हो गया ना। मैं तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म, तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म। जुगल सिंगाड़ा हो सूखे होठों पर जीभ फेर कर फंसे स्वर में कहा, मैं मेरी बात सुन। जुगल किशोर बोल रहा है, मैंने तेरे साथ कोई दगाबाजी नहीं की। मैंने सच्चे मन से तेरा काम किया था। सिर्फ एक गलती तेरे से हो गई। भीम सिंह लखेरे को तूने कम आंकने की गलती कर दी। तूने चालबाजी खेलकर मुझे लखेरा के आदमी के बीच धकेल दिया। अब एक जो मामला मेरी समझ में आ गया, उससे साफ जाहिर है कि लखेरा पहले से ही तेरी चाल से वाकिफ हो चुका था और तेरी चाल का ही सहारा लेकर उसने मुझे जोत सिंह गठिया का नाम बताया। उसने भी खतरनाक चाल खेली और गठिया को तेरे हाथों मरवा दिया। फिर लखेरे ने तेरे को मेरे बारे में झूठ बोला और तू बेवकूफ़ी की तरह मुझे मारने आ गया। दरअसल सही बात तो यह है कि गठिया को शूट करने के बाद तेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तभी तो मुझे मारने आया। हाँ हाँ, सिंगाड़ा सूखे होठों पर जीभ फिरकर जल्दी से बोला, यही बात है। मैं मानता है ना। जुगल किशोर की आंखों में आंसू नजर रही थी। मैं गलत फहमी में रहा कि जय सिया राम। जुगल किशोर के होठों में सर्द स्वर निकला। क्या? सिंगाड़ा कुछ नहीं समझा। बोल, जय सिया राम, जय सिया राम। तब जुगल की उंगली हिली और सिंगाड़ा के पेट से सटी रिवॉल्वर की नाल से गोली निकलकर पेट से रास्ता बनाते हुए नीचे फर्श में जा टकराई। सिंगाड़ा के शरीर को तीव्र झटका सा लगा। तब जुगल ने रिवॉल्वर के नाल सिंगाड़ा के सिर पर सटाकर ट्रिगर दबा दिया। जुगल किशोर हक्का बक्का था। रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे लटका हुआ था। वह सीधा खड़ा था। 2 कदम दूर नंदराम सिंगाड़ा की लाश पड़ी थी। पेट से और सिर से खून बहकर फर्श पर अपना घेरा बनाता जा रहा था। जुगल किशोर की हड़बड़ी के कारण था कि उसने सिंगाड़ा जैसे खतरनाक सट्टा किंग को शूट कर दिया था, जिसकी आवाज़ से बड़े बड़े दादा खौफ खाते थे। उसके सामने खुद बुरे हाल हो जाता था। उसे शूट कर दिया था उसने। तभी पीछे से रंजन मेहता ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। इसके साथ ही उसका चेहरा कठोर होने लगा। बच गया, वरना सिंगाड़ा ने तेरे को शूट कर दिया होता, मेहता बोला। जुगल किशोर ने होठ बिच गए।
यहाँ से निकल चल, मुसीबत गले पड़ सकती है। गोलियों की आवाज़ कहीं उन्हें सुनी होगी। जुगल ने रि जुगल ने रिवॉल्वर जेब में डाली, चेहरा जैसे तपकर कठोर हो रहा था। सिंघाड़ा का दिमाग खराब करने वाला हरामजादा भीम सिंह लखेरा। जुगल किशोर गुर्रा उठा। पहले उसने सिंघाड़ा के हाथों गठिया को मरवाया, अब मेरे खिलाफ सिंघाड़ा के कान भर दिए। छोड़ यार, तेरे को अब क्या लेना देना। जान बची सो लाखों पाए, सिंघाड़ा को तूने खत्म कर दिया। अब उधर लखेरा अपने यहाँ मस्त बैठा होगा, यहाँ से खिसक और मौज ले। जुगल किशोर ने दांत बीचकर मेहता को देखा। लखेरा मेरी जान लेना चाहता है, इस वास्ते उसने सिंघाड़ा को भड़काकर मेरे सामने कर दिया, और तूने सिंघाड़ा को पीछे कर दिया। रंजन मेहता कहर भरे स्वर में हंसा। तो अब लखेरा मेरे पीछे लग जाएगा। तुम उसे नहीं जानते, वो बड़ा हरामजादा है। वह तेरे पीछे क्यों लगेगा? इस वजह से कि सिंघाड़ा की चाल के तहत मैं उसे बेवकूफ़ बनाने धोखाधड़ी से उसके आदमियों में जा घुसा था। वह सजा के तौर पर मेरी जान जरूर लेना चाहेगा। तुम्हारा वह में लखेरा। तभी जुगल किशोर दांत पीछे फोन की तरफ बढ़ा। क्या कर रहे हो? हालत ऐसे कि लखेरे से बात करनी पड़ेगी। जुगल किशोर रिसीवर उठाता हुआ बोला, ये जानना जरूरी है कि लखेरा चाहता क्या है, या फिर मेरे उसके मन में कुछ भी बुरा नहीं है। वह तेरे से बात करेगा, कम से कम इस वक्त तो उसका बाप भी बात करेगा। जुगल किशोर ने बीचे दांतों से कहा और अपना ध्यान फोन पर लगा दिया। दूसरी तरफ से बेच जा रहे थे। तेरे को इन बड़े दादाओं के फेर में नहीं आना चाहिए था। रंजन मेहता ने गहरी सांस ली। मैं नहीं आया, इस हरामी नंदराम सिंघाड़ा ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाया गया। हेलो, लखेरे से बात करा। जुगल किशोर का स्वर सुलग रहा था। तुम कौन हो? हरामजादे, तेरा बाप जुगल किशोर हूँ। लखेरे से बात करा। जुगल किशोर की आवाज़ में दरिंदगी भरी पड़ी थी। लाइन पर शांति छा गई। करीब मिनट भर बाद लखेरा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वक्ती तौर पर जुगल किशोर ने अपने हाव भाव काबू पा लिया। हेलो, हेलो लखेरा साहब। कहो जुगल गुरु, कैसी कट रही है? लखेरा के आने वाले स्वर में व्यंग के भाव था। आपने सिंघाड़ा को क्या कह दिया कि आपने मुझे 5 लाख दिए हैं उसके सामने गठिया का नाम लेने के लिए? भीम सिंह लखेरा खैर भरा हंसने का सर उसके कानों में पड़ा। क्यों, कम कह दिया क्या? 10 कहने चाहिए थे। ये आपने ठीक नहीं किया लखेरा साहब। कोई गलत नहीं किया। एक एक भीम सिंह लखेरा की आवाज़ सख्त हो गई। सिंघाड़ा के इशारे पर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाते आ गए, बेवकूफ़ बनाने आ गए। ऐसे में तेरी रगड़ाई तो होनी चाहिए। हुई नहीं अभी। मैंने खुद कुछ नहीं किया। सिंघाड़ा मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं आपके पास जाऊं। सिंघाड़ा ने मजबूर कर दिया था कि मैं आपके पास जाऊं। जानता हूं, लेकिन तेरी गलती की सज़ा तो तुझे देनी ही थी कि आपने सिंघाड़ा के हाथों गठिया को मरवाकर सारा मामला ख़त्म कर दिया। सिंघाड़ा को इसी बात को सज़ा मिल गई। अब तो आपको ये मालूम मामला भूल जाना चाहिए था। जुगल किशोर अपना क्रोध दबाए कर रहा था। लेकिन आपने तो सिंघाड़ा को भड़काकर मेरे पीछे लगा दिया। मैंने सिंघाड़ा को नहीं भड़काया, वो खुद ही पागल होकर भड़क पड़ा है। अगर पागल ना होता तो गठिया की जान कभी ना लेता। मामले के तय तक जाता कि तू लखेरे से खबर लाया है, ये वह सही है या नहीं। वह सब तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे क्यों इस मामले में घसीट दिया? सिंघाड़ा को भड़का कर भीम सिंह लखेरे की कड़वी हंसी उसके कानों में पड़े। तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तू नंदराम सिंघाड़ा का मोहरा बना। मैं नहीं बना, मुझे बनाया गया। एक ही बात है, मोहरा बनकर तू मेरे पास आया तो इसकी सजा तो तुम्हें मौत की शक्ल में ही मिलेगी। सिंघाड़ा को मेरे पीछे लगाकर। हाँ, उसके बाद सिंघाड़ा का भी सफाया करूंगा। वह हरामजादा खुद को समझता क्या है? एक पल के लिए लाइन पर खामोशी व्याप्त रही। अगर सिंघाड़ा मुझे न मार सका तो? जुगल का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मार देगा, ना मार सका तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक एक लखेरा के आने वाले स्वर में खतरनाक भाव भर गए। मतलब कि हर तरफ से मैं मरा ही मरा। मोहरों का अंत आखिर इसी तरह होता है। हार जीत तो बाड़ों की होती है। जुगल किशोर के होंठ भीज गए, आंखों में सुर्खी चमकी। आप सिंघाड़ा की मौत चाहते हैं? हाँ, वह तो। अगर मैं आपके लिए सिंघाड़ा की जान ले लूं तो मेरी जान बख्शी हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं तीर मारने की। मैं खुद सिंघाड़ा को नाले में फेंकने की हिम्मत रखता हूँ। आप क्यों कष्ट करते हैं? मैं ही सिंघाड़ा की। तू कहना क्या चाहता है? एक एक लखेरा का सतर्क सा सुर कानों में पड़ा। मैं आपके लिए सिंघाड़ा को ख़त्म करने की हिम्मत रखता हूँ, अगर आप मेरी जान बख्शी कर दें तो आगे बोल। आगे क्या? सिंघाड़ा इस समय कहाँ है? कहाँ है? बरबस इस जुगल किशोर के होंठों से निकला। मैं बताता हूँ। भीम सिंह लखेरा ने आने वाले स्वर में दृढ़ता थे। वह एक एक शब्द चबाकर कह रहा था। तू बार बार सिंघाड़ा को मारने की बात कर रहा है, जबकि सिंघाड़ा ऐसी चीज़ नहीं कि उसके पास जाओ और गोली मार कर आ जाओ। तू इसी तरह बात पर जोर दे रहा है। इसका मतलब या तो तू सिंघाड़ा को मार चुका है या फिर तेरे
वे तेरे कब्जे में। जुगल किशोर ने मनी मन गहरी सांस ली। आपका ख्याल ठीक है। आपके द्वारा भड़काया नंदराम सिंगाड़ा गुस्से में बेकाबू होकर अकेले मुझे मारने आ पहुंचा था। वह हरकत के लिए यह हरकत उसके लिए भारी गलती बनी। मैं उस पर काबू पा लिया है। अब वो कहा मेरे सामने बंधा पड़ा है। क्षण भर की खामोशी के बाद उसकी आवाज़ आई, सिंगाड़ा से मेरी बात करा। मेरी बात पर विश्वास नहीं? जुगल किशोर अपने स्वर में विश्वास भरकर बोला। मैंने कहा बात करा। अभी सिंगाड़ा बात करने के काबिल नहीं है, बेहोश है, जुगल किशोर ने सपाट स्वर में कहा। रंजन मेहता ने एकटक निगाह जुगल किशोर के हिलते होंठों पर थी। तभी भीम सिंह विशैले हंसी जुगल किशोर के कानों में पड़े। जुगल किशोर की आंखें सिकुड़ गईं। क्या हुआ? मुझे बेवकूफ़ समझता है? सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि सिंगाड़ा को तुझे मारने आ पहुंचा है? गलती से तीर उल्टा चल गया और तूने उसे मार दिया। जब वो मर गया तो तूने सोचा सिंगाड़े की मौत का सौदा मेरे से करके अपनी जान बख्शी करा ले, मौके का फायदा उठा ले। बोल, यही हुआ ना? लखेरा जैसा हरामी फोन पर ही सारा मामला समझ गया था। जुगल किशोर के होंठों से गहरी सांस निकली। हाँ, जुगल किशोर ने सपाट स्वर में कहा। अब तुम मेरी जान नहीं लोगे? मैं तुम्हारे दुश्मन को, मैं तुम लोगों को आपस में लड़ाकर मरवा देना चाहता था, और लास्ट में बचे 30 खान की गर्दन मैंने मरोड़ देनी थी। खुशकिस्मत हो, अब तुम्हारी गर्दन लखेरा ही मरोड़ेगा। मतलब कि मुझे मारकर ही रहोगे? हाँ। जुगल किशोर के चेहरे पर एक एक दरिंदगी का भाव उभर रहा है। उल्लू के पट्टे में तेरे से आराम से बात कर रहा हूँ और तू मेरे सिर पर चढ़ा जा रहा है। हरामी का औलाद, किसी चूहे को भी ज्यादा दबा दो तो वह भी जान बचाने के आखिर कोशिश में झपट पड़ता है। और मैं तो जुगल किशोर हूँ। मेरे जैसे लोग प्यार की शराफत की सीधी भाषा नहीं समझते, डंडी की भाषा ही समझते हैं। बहुत हो गई पूछ पूछ। दादा होगा, अपना बड़ा दादा होगा तू अपने घर का। चलती सड़क पर तो तू जैसा है, जैसा तू वैसा मैं। मेरी जान लेने का शौक है तो आ जा मेरे रास्ते पर। मेरे हाथ में तेरे गले का होगा और तेरे हाथ में मेरे गले का फंदा। देखते हैं पहले कौन किसके गले में फंदा डालकर घसीटता हूँ मुर्दा घाट तक ले जाता है। मेरा नाम मत भूलना लखेरा, जुगल किशोर कहते हैं मुझे। कहने के साथ ही जुगल ने गुस्से में रिसीवर पटक दिया। रंजन मेहता के होंठों से गहरी सांस निकल गई। हो गया काम? जुग विजय दांत विजय दांतों से जुगल किशोर ने मेहता को देखा। वह किसी भी हालत में समझौता करने को तैयार नहीं। मेरी जान नहीं बख्शेगा। लखेरा तेरी बात क्यों माने? उसके सामने तो है ही क्या? वह शहर का माना हुआ स्मगलिंग किंग है। तेरे जैसे हजार उसके पाँव के नीचे पड़े रहते हैं। जनरल मेहता ने गंभीर स्वर में कहा। तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंदराम सिंगाड़ा ने तो अपनी गर्दन तेरे हाथ में दे दी, लेकिन लखेरा ऐसी गलती नहीं करेगा। लखेरा को टकराने की कोशिश की तो वह तेरी जिंदगी की भारी गलती। कौन टकरा रहा है उससे? अभी तो तू फोन पर उससे कह रहा। वह तो मैंने यूं गुस्से में कह गया था। जुगल किशोर क्रोध भरे अंदाज में मुंह बनाकर कह उठा। अब क्या इरादा है? क्षण भर की खामोशी के बाद मेहता ने कहा। इरादा क्या है? आखिरी रास्ता बचा है कि इस शहर से दफा हो जाऊं। जुगल ने किशोर ने घोड़े स्वर में कहा। लेकिन इस शहर से निकलना अभी कठिन, ठीक ना होगा। अब तक लखेरे ने अपने आदमी को दौड़ाना शुरू कर दिया होगा। इस बात का ध्यान रखें मैं शहर से न निकल जाऊं। और शहर से निकलने में 50 रास्ते हैं, इस बात की फिक्र मत कर। लेकिन इस जगह से निकल चल। यहाँ सिंघाड़ा की लाश पड़ी है, कोई आ सकता है। और भीम सिंह लखेरा ने फोन पर बात सुनने के बाद सबसे पहले अपने आदमी इसी तरफ दौड़ाए होंगे। जुगल किशोर भी इस बारे में सोच चुका था। अगले पल दोनों बाहर निकलकर अपनी कार में बैठे रहे थे। जुगल किशोर ने मध्यम दर्जे का एक होटल का ठिकाना बनाया। रंजन मेहता उसके साथ था। होटल में जब वन पहुंचे तो रात 11:30 बजे रहे थे। मेहता ने वेटर को कॉफी लाने को कहा, जबकि जुगल किशोर चेहरे पर गंभीरता ओढ़े कुर्सी पर बैठकर सिगरेट को कश लेने लगा। उसकी आंखों में वकल तो नाच रही थी। तू किस चिंता में? रंजन मेहता उसके सामने बैठता हुआ बोला। खास नहीं, जुगल किशोर ने पहलू बदला। मैं इन साले खतरनाक दादाओं के बीच में फंसा इस कदर पिस रहा हूँ, अब तंग आ गया। मामला सिंघाड़ा और लखेरा का था। सालों ने मुझे खामोखाई अपने मामले में लपेट लिया। रंजन मेहता मुस्कुराए। सिंघाड़ा को तो तूने साइड में लगा ही दिया। लगाया कहाँ? वह तो गलती से मेरी रिवॉल्वर के सामने आ गया था। जुगल किशोर ने गहरी लंबी सांस ली। वरना सिंघाड़ा को मैं गोली मार पाना मेरी बस की कहाँ थी। एक मामला निपटने है कि भीम सिंह लगे ने मेरे पीछे पड़ गया। कब तक इन लोगों का मुकाबला करता रहूंगा? चिंता मत कर, अब तो सब कुछ पीछे छूट गया। कोई तेरे को नहीं पकड़ पाएगा। पहला मौका मिलते ही शहर से निकल जाना, मामला खत्म।
शहर से निकलना आसान नहीं। लखेरा के आदमी पूरी कोशिश करेंगे मुझे गोली मार दें। वह अपनी कोशिश करेंगे और तू अपनी। रंजन मेहता मुस्कुराया। वह सारे लाख सिर पटक लें तेरे को देख भी नहीं सकेंगे। शहर से निकलने का मेरे पास बहुत बढ़िया रास्ता है। किसी को हवा भी नहीं लगी। तू शहर से बाहर निकल चुका है। ऐसा कौन सा रास्ता है मैं नहीं जानता। जुगल किशोर उसने उसे देखा। है सुबह देख लेना। वेटर कॉफ़ी ले आया। रंजन मेहता कॉफ़ी को घूंट भरते हुए बोला, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि तेरे साथ साथ मुझे भी शहर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तेरे निकल जाने पर लखेरा का आदमी मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि मैं बताऊं कि तुम कहाँ हो। ऐसे में वो मेरी जान ही ले लेंगे। जुगल ने घूंट भरते हुए उसे देखा। मैं तेरे साथ ही शहर से निकल जाऊंगा। खुद को सुरक्षित पाते हम अलग अलग रास्तों पर हो जाएंगे। तो अपने रास्ते और मैं अपना। रंजन मेहता मुस्कुराया। मेरे कारण तुझे भी शहर से जाना। हम जैसे लोगों के लिए हर शहर एक सा होता है, क्योंकि हर शहर हमारे गुजारे लायक बुरे बद धंधे होते हैं। हमारे गुजारे लायक बुरे धंधे होते हैं। हमारा काम हर जगह आसानी से चल जाता है। बतासा ठीक कहते हो। जुगल किशोर मुस्कुराया। हम जैसे लोगों के लिए हर शहर हर घर जैसा ही होता है, क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं हमारे बुरे धंधे हमें भटकाते रहते हैं। खैर, हम कल दिन में ये शहर छोड़ेंगे। इस समय रात है और रात के वक्त लखेरे के आदमी सख्ती से मेरी तलाश करेंगे, जबकि दिन में ढीले हो जाएंगे। कल दिन में हमारे इस शहर से निकलना पक्का रहा। दिन के 11 से ऊपर का वक्त हो रहा था। सूरज सिर पर चढ़ता जा रहा था। जुगल किशोर और रंजन मेहता को होटल से निकले और कार चेरी कर कार चोरी करने चले। 1.25 घंटे का वक्त बीत चुका था। रंजन मेहता ने जुगल को खास ही रास्ता बताया था, जहाँ बिना किसी दिक्कत के वो शहर से बाहर आ गए थे। रास्ता लंबा अवश्य था, लेकिन सुरक्षित था। शहर की सीमा से बाहर निकलते ही जुगल किशोर ने चैन की सांस ली। मौत के दौर में उसे फंसे जुगल किशोर ने खुद को आज़ाद महसूस किया। बच निकले। सीट पर फंसे रंजन मेहता खुशी के भरे अंदाज में सिर हिलाया। अब लखेरा शहर में अपने आदमी दौड़ाता रहेगा कि जुगल किशोर को ढूंढो, जुगल को शूट करो। कार ड्राइव कर रहे जुगल किशोर के सामने लंबी सड़क नजर आ रही थी, जो कि 1 घंटे के ड्राइव के बाद दूसरे शहर में जाकर निकलती थी। जुगल ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। अपनी जेब में पड़े माल के बारे में सोचा, जो कि खास नहीं था। मैं था, जुगल बोला। ड्राज में 10 की गड्डी पड़ी थी। ले आया क्या? कहाँ लाया? तेरे साथ ही तो बाहर निकला था। तब तुझे ध्यान रखना चाहिए था। मेरे हाथों नंदराम सिंघाड़ा का ताज़ा ताज़ा मारा था। जुगल किशोर ने मुस्कुरा कर गहरी सांस ली। ऐसे में दिमाग ठीक ठीक ही कहाँ रहा था। वह सिंघाड़ा की लाश पड़ी है वहाँ। सिंघाड़ा अब तक तो 50 पुलिस वाले वहाँ मंडरा कर चले गए होंगे। किसी भले पुलिस वाले की जेब में पहुंच कर चुकी होगी नोटों की वह गड्डी। आज तो वह घर पहुंचकर दिवाली मनाएगा। रंजन मेहता हंस कर बोला। जुगल किशोर मुस्कुरा कर रह गया। कार तेजी से दौड़ी जा रही थी। क्षण भरी जुगल किशोर ने फैसला किया, दूसरे शहर में जाकर सबसे पहला काम कार को बेचने करेगा, ताकि कुछ पैसे आ जाएं। कुछ दिन शांति से वहां बिताकर नए धंधे की तलाश में जमने के लिए हाथ पांव मार सके। एक एक जुगल किशोर को कार की स्पीड कम करनी पड़ी। निगाह सामने खड़ी उस कार पर जा टिकी, जो कुछ टेढ़ी से होकर इस तरह करती करीब से निकल पाना कठिन नहीं था। कार का बोनट खुला था और काम वाला जो भी था खुले बोनट के पीछे था, इसलिए नजर नहीं आ रहा था। उल्ले को पट्टा कार को साइड में नहीं खड़ा कर सकता था। स्पीड बेहद धीमी करते हुए जुगल किशोर उखड़े स्वर में कह उठा। साथ ही कार के हॉर्न बजाया जा रहा था। आखिरकार उसकी कार आगे खड़ी कार के ठीक पीछे जाकर रुक गई। हॉर्न कार में हॉर्न बजाने का कोई असर ही नहीं हुआ। शायद कार वाले डीठ थे। बोनट खोले अपनी कार को चालू करने के लिए मारा जा रहा था। साला जो भी है, जयकर ऐसी लात मार के दोबारा जिंदगी में कभी सड़क पर इस तरह कार खड़ी करने की हिम्मत न कर सके। जुगल ने कड़वे स्वर में कहा और कस लिया। रंजन मेहता दरवाजा खोलते हुए बोला, किसी खास जगह लात मारनी हो तो बता दे, नहीं तो मैं कहीं कहीं भी ठोक दूंगा। जुगल किशोर ने कुछ नहीं बोला। रंजन मेहता आगे बढ़ा। जुगल ने वक्त बिताने की खातिर आसपास निगाह डाली। सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे और उसके बाद दूर दूर तक खेत नजर आ रहे थे। वो सड़क हाईवे ना होकर यूं ही निकाली गई थी। छोटी सड़क थी, यही वजह थी कि गुजरने वाला ट्रैफिक ना के बराबर था। जुगल किशोर 3-4 कश ले चुका था। एकाएक उसकी आंख सिकुड़ी। मेहता ने न तो वापस आया था और ना ही उसकी कोई आवाज़ आई थी। जब कितनी देर में तो उसे 10 बार वापस आ जाना चाहिए था। उसकी कार के 4 फीट आगे वह कार खड़ी थी। कार खाली नजर आ रही थी। आगे उसका बोनट टूटा हुआ था। उसके पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा था। असमंजस में गिरा।
होंठ सिकोड़े जुगल किशोर ने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल कर आगे बढ़ा। यह तो उसने ख्वाब में नहीं सोचा था कि वहाँ कोई गड़बड़ हो सकती थी। एक उसकी आंख फटी और मुंह खुला रह गया था। हाथ में गन था। मैं खुले बोनट के पीछे कार से टेक लगा लापरवाही भरे अंदाज में भीम सिंह लखेरा खड़ा था। गन के जोर पर लखेरा ने मेहता को सड़क पर बैठा रखा था। मेहता का चेहरा फक था, आधे होश गुम थे। उसकी वजह गन न होकर लखेरा खुद था, जिससे वो भाग कर जा रहे थे। वह हाथ में गन लिए सामने मौजूद था। जुगल किशोर को हक्का बक्का पाकर लखेरा मौत से बड़ी सर्द हंसी हंसा। तू क्या समझता था मेरे पंजे से निकल जाएगा? 1 घंटा पहले जब तुम सड़कों पर नजर आए तो मेरी आदमियों ने मेरे आदेश के मुताबिक फौरन ट्रांसमीटर पर मुझे खबर दी। वह तुम्हारी कार के पीछे लगे रहे और मुझे बराबर खबर देते रहे। बहुत जल्दी उन्होंने महसूस कर लिया कि तुम लोग शहर से बाहर निकलने के लिए किस रास्ते का इस्तेमाल करोगे। तो मैंने उन्हें कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, पीछे लगे रहो और मुझे खबर करते रहो। शहर से बाहर निकलने पर उनका पीछे छोड़ देना। इधर मैं कार में बैठा और पहले ही इस रास्ते पर आ गया था। ट्रांसमीटर पर मुझे बराबर खबर मिलती रही कि तुम किस रास्ते पर हो। जब शहर से आगे निकलकर तुम सड़क पर पहुंचे तो मुझे खबर मिल गई। मैं कुछ आगे यहाँ आकर तुम्हारा इंतजार करने लगा कि तुम कुछ देर तक तो इस खुश फहमी में का शिकार हो लेने दूं कि भीम सिंह लखेरिया की आंखों में धूल झोंक कर भाग निकले हो। मेरे ख्याल से अब तो तुम बहुत खुश होली होगे। 2-4 ठाके और 10-20 मोटी ताजी नई इजाद की गालियां भी निकाल चुके होगे। यानी कि अब तुम अपनी ज़िंदगी में हर तमन्ना पूरी कर चुके हो, इसलिए तुम्हें मरने का ज़रा भी अफसोस नहीं होना चाहिए। जुगल किशोर ने सूखे होंठ पर जीभ फेरी। मैं चाहता तो मेरे ऑर्डर पर तुम्हें शहर से मैं गोलियों से भून दिया जाता, लेकिन मैं खुद तुझे मौत देना चाहता था क्योंकि तूने मुझे धमकी दी, गालियां दी और सड़क पर आने को ललकारा। मैंने सोचा थे ऐसे शेर को शिकार तो मैं खुद ही करूंगा। लखेरे ने मौत भरे स्वर में कहा। जेब से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल कर जुगल की तरफ उछाल दिया। ट्रांसमीटर जुगल किशोर की छाती से टकराया और नीचे जा गिरा। मुझे नंदराम सिंघाड़ा मत समझ बैठना, भीम सिंह लखेरे ने एक वैश्य स्वर में कहा। वह सिर्फ रिवॉल्वर लेकर आया था, मेरे हाथ में गन है। सेकंडों में 20 लाशें सड़क पर बिछा सकता हूँ, इसलिए चूक की तो कोई गुंजाइश नहीं। जुगल ने पुनः सूखे होंठों पर जीभ फेरी, आंखों में मौत का भय नाचा। लखेरा ने एक हाथ से कार का खुला बोनट बंद किया। वैसे एक काम तूने बहुत बढ़िया किया, सिंघाड़ा को मारकर तो तूने वास्तव में कमाल कर दिया। सच में इनाम के काबिल काम किया है। उस साले हरामी को मेरे रास्ते से हटा दिया। चूक गया होगा सिंघाड़ा, वरना वह हरामजादा उन लोगों में से नहीं था जो कि आसानी से मर जाए। लेकिन तूने मेरे साथ सौदा करने में देर कर दी, सिंघाड़ा को मारकर सौदा किया। ऐसे में सौदा कैसे कर सकता था? तुझे सिंघाड़ा को मारने से पहले सौदा करना चाहिए था। खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब मैं खुश होकर इनाम की एवज में तेरी छाती पर गन का मुंह खोलने जा रहा हूँ। जुगर किशोर थूक से टुक्स गले के तर किया और फिर घबरा कर बोला, 1 मिनट। हाँ हाँ बोल। धारवार मारना चाहता है तो मार ले। आपका कोई दुश्मन है जो तो मैं अपनी जान बचाने की एवज में उसे खत्म कर। भीम सिंह लखेरा मौत से भरी ठंडी हंसी हंसा। एक बार चूहे ने गलती से शेर का शिकार कर लिया तो चूहा खुद को शेर समझने लगा। तूने सिंघाड़ा को मारकर तीर अवश्य मारा, लेकिन तीर अब तो फिर नहीं मार सकता है। एक बार तेरे जैसे चूहे का निशाना ठीक ठाक बैठ सकता है, बार बार नहीं। दांत बिछकर कहते हुए लखेरा ने गन के बैरल सीधे करके उसका रुख जुगल की छाती की तरफ कर लिया। जुगल समझ गया कि वह गया। लखेरा उस पर खत्म कर देने का जुनून हावी था। जुगल की शोर और लखेरा की खूंखार निगाह आपस में टकराई। जुगल समझ गया कि लखेरा हाथ में थमी गन शुरू हो जाने वाली है। मौत के भय से जुगल किशोर की निगाह मेहता पर गई और उसने फौरन कुछ करने का इशारा किया। हड़बड़ाहट में जुगल का इशारा बेहद स्पष्ट था। लखेरा रंजन मेहता के प्रति निश्चिंत था। वो उसके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं रखता। परंतु जुगल का इशारा देखकर लखेरा गन सहित फुर्ती से मेहता की तरफ घूमा। रंजन मेहता तो लखेरे से डरा बैठा, मरे कुत्ते की बातें वैसे उसी मुद्रा नीचे बैठा था। कम से कम इस जन्म में तो लखेरे के खिलाफ कोई हरकत करने का उसका कोई इरादा नहीं था।
लखेरे की मौत से भरी आंखों देखते ही मेहता खौफ से खुद ही सिमट गया। उसका चेहरा देखकर हैरानी थी कि वो खुद को जिंदा रखने के लिए सांसें कैसे ले रहा होगा। भीम सिंह लखेरा के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वो गन सहित बिजली की तरह जुगल किशोर की तरफ घूमा और साथ ही गन के ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाना चाहा, लेकिन तब तक मौत के भय में डूबे जुगल किशोर ने अपने टांग चलाकर उल्टे सीधे ढंग से लखेरा पर वार कर दिया। उसके जूते की जबरदस्त ठोकर लखेरा के घुटने पर पड़ी। हड़बड़ी में किया गया वार कुछ ज्यादा ही दमदार था। लखेरा के होंठों से पीड़ा भरी करारने के लिए वह जोरों से लड़खड़ाया और खुद को संभालने की बहुत चेष्टा की, परंतु बैलेंस न बन पाने के कारण पीछे जा गिरा। गिरने पर उसका गन वाला हाथ रंजन मेहता से टकराया। मेहता इतने में इस सड़क पर लुढ़क गया और भारी इत्तेफाक से लखेरा का गन वाला हाथ उसके शरीर के नीचे दब गया। लखेरा का और गन भय जुगल किशोर के मस्तिष्क में भर चुका था। ये कारण था घुटने पर ठोकर मारने के बाद भी वह ठगा सा अपनी जगह पर खड़ा रहा था। जो कुछ हुआ भी चंद सेकंडों में हुआ। लखेरा ने फौरन सीधा होना चाहा, परंतु गन वाला हाथ मेहता के शरीर के नीचे दबा होने के कारण वह सीधा ना हो सका। दांत पिसकर उसने खा जाने वाली निगाह से उसने रंजन मेहता को देखा। हरामजादे पीछे हट। पीछे रंजन मेहता कुछ ना समझ पाने वाले अंदाज में बोला। उसका चेहरा दूध की भांति सफेद हो चुका था। वह तो जैसे पूरी तरह अपने होश गंवाए हुए था। मेरा हाथ नीचे दबाए, कुत्ते पीछे मर, कहते हुए लखेरा ने दूसरे हाथ से मेहता को पीछे धकेला। मेहता का शरीर गन से हट गया। लखेरा वाला गन हाथ आजाद हुआ। बस यही पल जैसे मौत में डूबे थे। लखेरा वाला गन हाथ आजाद होते देखते ही जुगल किशोर के शरीर में तीव्र झटका लगा। उसकी आंखों के सामने मौत ना छूटी। उसे लगा वह बीते चंद कीमती पल बर्बाद करके मौत के करीब जा पहुंचा। फिर से तेज रफ्तार में उसने बांह की गति पकड़ी और हाथ जेब में गया और बाहर निकला। उंगली में रिवॉल्वर फंसी हुई थी। रिवॉल्वर का रुख सीधा किया। ये वही वक्त था जब लखेरा अपनी बांह आजाद करवा कर गन की बैरल की तरफ घुमा रहा था। सिर्फ 2 या 3 सेकंड का फर्क रह गया मौत और जिंदगी के दरमियान। ठीक उसी वक्त लखेरा के हाथ में थमी गन का मुंह जुगल किशोर की तरफ हुआ। उससे एक क्षण पहले जाने कैसे कितनी मेहनत करके हाथ की कांपती उंगली से जुगल किशोर ने ट्रिगर दबा दिया। तेज धमाके के साथ गोली निकली, बिना निशाने की गोली लखेरा के शरीर के किसी हिस्से पर न लगकर गन पर ही जा लगी। गन को तीव्र झटका लगा। उसके बाद जुगल के हाथ से कांपती उंगली बार बार हिलती चली गई। धमाकों की लगातार आवाज वातावरण में गूंजती चली गई। रिवॉल्वर के नाद से निकलने वाली गोलियां एक के बाद एक सामने सड़क के नीचे गिरे पड़े भीम सिंह लखेरा की छाती से ठीक एक ही जगह पर धंसती हुई गहरा सुराग बनाती चली गई। लखेरा का शरीर को जरा सा भी हिलने का मौका नहीं मिला। समझने का समझने का मौका समझने का भी मौका नहीं मिला। मौत के दर्द के एहसास पाने का मौका भी नहीं मिला। धीरे धीरे वो सड़क पर फैलता चला गया। छाती पर बड़े बड़े गहरे लंबे सुराख को इस तरह तेजी से खून बह रहा था जैसे किसी ने नल खोल कर दिया हो। वहां से खून निकलता हो वह ठंडा हो चुका था, मर चुका था। खौफ में मरे जा रहे रंजन मेहता में इतनी हिम्मत न बची थी वह बैठ पाता और खड़ा हो पाता। उसके शरीर ने झुरझुरी ली और सड़क पर लेटे लेटे आंखें बंद कर ली। जुगल किशोर का पूरा शरीर कांप रहा था। टांगों का कंपन पल प्रतिपल तेज हो रहा था। इससे पहले कि लड़खड़ा कर उसका शरीर उधर उधर गिरता, उसने एक हाथ कार पर टिकाया, फिर कार से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। तब भी वह अपनी कांपती टांगों पर ठीक तरह से काबू न पा सका, तो धीरे धीरे कार से टिक लगाकर नीचे बैठता चला गया। खाली हो चुकी रिवॉल्वर को उसने कसकर हाथ में जकड़ रखा था। बरबस की उसकी निगाह लखेरे की लाश की तरह घूम घूम गई। जहाँ धूम में उसकी लाश सड़क पर पड़ी चमक रही थी, वहां पर उसकी लाश भी पड़ी हो सकती थी। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि ठीक वक्त पर कैसे उसने हिम्मत इस्तेमाल कर ली। जुगल किशोर अभी भी अपने आप में नहीं था। ब्रेकों की तेज आवाज के साथ जैसे जुगल किशोर का होश आया, उसके दिमाग में पूरा तेजी से काम करना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट वह कार से टेक लगा धूप में बैठा रहा था। इतने में उसका शरीर पसीने से भीग गया। जुगल की निगाह तेजी से सामने की तरफ घूमी। जिस वाहन के ब्रेकों की आवाज उसने सुनी वह ट्रक था, और ट्रक ड्राइवर बहुत सेहतमंद और हट्टा कट्टा था और बड़ी बड़ी मूछें थी। चेहरे से दादा टाइप लग रहा था।
इस समय मूंछों पर हाथ फेरते हुए कभी भीम सिंह लखेरा की लाश को देखता तो कभी एक तरफ पड़े रंजन मेहता के शरीर को। उसकी निगाह जुगल किशोर की तरफ घूमी, हाथ में थमे रिवॉल्वर को देखा। जुगल किशोर को उठते हुए शांत भाव से ट्रक ड्राइवर को ही देख रहा था। एक ट्रक ड्राइवर अपनी मूंछों पर हाथ फेर कर मुस्कुराया। क्यों बाबूजी? लगा देता दोनों लाम पे, पत्ता काटता। जुगल किशोर के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तभी रंजन मेहता के शरीर हिला। देखना, ट्रक ड्राइवर जल्दी से बोला, एक जिंदा है, अपना बंदा है। जुगल किशोर ने गहरी सांस लेकर धीमे से स्वर में बोला, वाह वाह, फिर ठीक हुए। मैं तो समझा दोनों का शिकार हो गया वे। उठने के बाद रंजन मेहता लड़खड़ाता हुआ जुगल की तरफ बढ़ा। बाबूजी, एक गलत समझ नहीं है क्या? जुगल किशोर खाली रिवॉल्वर जेब में डालकर धीमे स्वर में बोला, बनने लगा देता, लेकिन हुन इतने बैठे कर रहे हो, सांस ले रहे हो तो यहाँ से फूट ले लेना। कोई आ गया तो मुसीबत पै जाएगी। जुगल किशोर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। रंजन मेहता पास पहुंचा, दोनों की निगाह मिली। मेहता ने मुस्कुराना चाहा लेकिन मुस्कुरा न सका, उसका चेहरा अजीब सा हो गया था। ठीक है, जुगल किशोर ने होठों पर मुस्कान फैली। मेहता ने सहमति से सिर हिला दिया। वो जरा वो जरा गन पकड़ाना बेचकर 10-20 हजार बट लाएंगे। जुगल किशोर ने गन को देखा, फिर ट्रक ड्राइवर को देखा। बेकार है, गोली से गन के बीच में टेढ़ा कर दिया, अब ये किसी काम के नहीं। मेरी भी ख्याल कर लिया होता, गोली गन पर नहीं मारनी थी। ट्रक ड्राइवर गहरी सांस लेकर बोला। फिर अपने करीब बैठे क्लीनर से बोला, बंता सिंह। हाँ उस्ताद। अपनी किस्मत ही खराब है, पिछली बार एक्सीडेंट में कार उल्टी पड़ी थी, सोचा कुछ माल मिलेगा, लेकिन जो नोट दी गड्डी मिली, कार जल जाने से आधी जली पड़ी थी। साड़ी किस्मत थे, ऊपर वाले ने पले ही पोछा फेर कर सानू नीचे पेचवा दे पेजवा दे। दिल छोटा मत कर उस्ताद जी, आगे देखते हैं, कोई और मरा पड़ा होगा, क्लीनर बोला। जुगल किशोर के होंठों पर मुस्कान उभरी। वे पीछे खड़े अपनी कार की तरफ बढ़ गया। रंजन मेहता उसके पीछे था। धीरे धीरे वो ठीक होता जा रहा था। जुगल किशोर ने कार की ड्राइविंग सीट पर संभाली और रंजन मेहता उसके बगल में बैठ गया। कार स्टार्ट हुई। जुगल किशोर ने 10 फीट दूर खड़े ट्रक ड्राइवर पर निगाह डाली। जुगल आंखें मिलते ट्रक ड्राइवर ने मूंछों पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। फूट लो, ट्रक ड्राइवर का उठा। जुगल किशोर भी मुस्कुराया। जय सिया राम। कार को गियर में डालते हुए जुगल किशोर मुस्कुराकर ट्रक ड्राइवर से बोला, जय सिया राम बाबूजी, जय सिया राम। ट्रक ड्राइवर ने मूंछों पर ताव दिया और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। जुगल किशोर की कार भी आगे बढ़ गई। रंजन मेहता ने आंखें बंद कर ली थी। भय के दौर से वह इस तरह बचकर निकला था कि अभी उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जुगल किशोर ने सिगरेट सुलगा ली। वह कार तेजी से दौड़ी जा रही थी। सूर्य सिर पर चढ़कर आग का गोला बनता जा रहा था। आज जुगल किशोर दावे के साथ कह सकता था कि मौत के दौर से बच निकला। जिंदगी सलामत है, कम से कम अगली किसी मुसीबत में फंसने तक तो उसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। समाप्त।